अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर सायरा बानो। प्रोग्राम है हेल्थ आवर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक और आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जी हाँ, आज है 9 ज़िलहज पाकिस्तान में और यौम अरफा का दिन आज मनाया जा रहा है। ट्रांसमिशन से तो आपने अंदाज़ा कर लिया होगा कि आज हम हज की ट्रांसमिशन प्ले कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हज जो है वो कल परफॉर्म हो चुका है, हज 2023, और अरफा का खुतबा और वकूफ़ अरफा जो सबसे बड़ा रुकन आज़म है हज का, कल वो परफॉर्म हो गया। आज वहाँ हाजी जो हैं कुर्बानियाँ कर रहे हैं अपना, और दीगर जो पूरे प्रोसेस होते हैं हज के 5 दिन की जो इबादत होते हैं उसको कंटिन्यू करेंगे। बहुत हसरत से याद करते हैं जब कहीं पे खाना काबा नज़र आ जाए या वकूफ़ की मनाजिर नज़र आ जाए, और जो कि पूरा वक्त टीवी में और हमारी ट्रांसलेशन में भी आप सुन रहे हैं मौजूद हैं, तो यकीन जाने दिल भर आता है, अपने वो वक्त याद आता है। अल्लाह ताला का बेहद शुक्र है कि अल्लाह ने ये दिन दिखाया है, बट दिल चाहता है कि बार बार देखें, तशनगी और बढ़ जाती है। तो ये एक मुसलमान का ईमान कामिल है। यकीनन अल्लाह ताला हम सबको बार बार हज की तौफीक अता दे, हज करवाए, अपने घर पे बुलाए और बार बार हमें हज मबरूर अता फरमाए। जिन लोगों ने आज कल हज परफॉर्म किया, आज उनकी इबादत हो रही हैं और वहाँ बैठे हैं, उन सबको मेरी जानिब से, मेरी टीम की जानिब से, FM 88.6 की जानिब से हज मुबारक, और अल्लाह ताला उनका हज मबरूर करे और इनके सदके दूसरों को भी अल्लाह ताला इसका मौका दें, बुलाएं अपने दर पे, ज़ियारत कराएं, दिखाएं, दीदार कराएं, तजल्लियाँ दिखाएं और वहाँ के अनवार और बरक़ात से नवाजें। हज के मौके पर, और आज चूँकि 9 ज़िलहज पाकिस्तान में है, तो हमारा तो आज हज का दिन है, वकूफ़ अरफा या अरफा का रोज़ा है आज। और चूँकि कहा गया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि इन ज़िलहज के जो पहले 10 दिन होते हैं वो बहुत ही मोहतरम और बहुत ही जो है हुर्मत वाले होते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि कल ही मैं एक वीडियो देख रही थी कि उसमें कोई इलाका था हमारे कराची का, जिसमें गन पॉइंट पे जो है वो बकरे अगवा किए जा रहे थे। तब तो इंसान अगवा होते थे, बकरीद के दिनों में बकरे और गायें अगवा हो जाती हैं। तो हुर्मत के इन दिनों में और वैसे भी ये हमें ज़ेब नहीं देता। अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी है, अपनी हस्बे तौफीक आप कुर्बानी कर रहे हैं, तो ना इसमें कोई चीना छपटी होनी चाहिए, ना चोरियां होनी चाहिए, बल्कि खुश होना चाहिए। थोड़ा सा अपने जहनों को वसअत दीजिए। ये हम किस कल्चर की तरफ जा रहे हैं? इस कल्चर को तो हमें नहीं तालीम दी गई, यही तो हमारा इस्लाम नहीं है, ये तो मुसलमान नहीं है जो हम आजकल दिख रहे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं, और फिर सारी दुनिया में ये चीज़ें वायरल हो रही हैं और एक तरह से बड़ी बदनामी हो रही है। हज का मौका है, अरफा का दिन है, बड़ी इबादतें हैं, इसकी बड़ी फजीलत है और दुआएं कबूल होती हैं। आज की जितनी दुआएं मांगी जाएं, अपने रब के हुजूर दुआएं मांगें, अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआएं मांगें। इस दुआ के साथ हम भी अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह ताला इस ईद के बाद पाकिस्तान के लिए बहुत सारी खुशियाँ हमें सुनाई दें, बहुत सारी बातें अच्छी हमें सुनाई दें। गो के हम इस वक्त एक बंद गली में आके खड़े हो गए हैं और हर तरफ दुनिया से भी हमें तशनो ताने पड़ रहे हैं, और इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पे हासिल किया गया ये मुल्क जो है वो एक तरह से रोल मॉडल होने के बजाय कुछ और ही होता चला जा रहा है। बट हमें यकीन है, हमें अपने अल्लाह से अच्छा गुमान है कि इंशाअल्लाह हर दुख के बाद राहत है, तो यहाँ पर भी हमें ज़रूर मिलेगा। बट एक बात यकीनन हमें इस चीज़ का ख्याल करना होगा कि हमें अपने आप को बदलना होगा। जो रूट लेवल से करप्शन स्टार्ट हुई है उसको भी ख़त्म करना होगा, अपने अंदर की करप्शंस को भी ख़त्म करना होगा, अपने आप को बदलना होगा। और आज के दिन ये अपना तजदीद ईमान और तजदीद अहद कर लें अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हम ट्रू मुसलमान, अच्छे मुसलमान, सच्चे मुसलमान बनकर दिखाएंगे। प्रोग्राम है हेल्थ आवर। हेल्थ आवर में बात होती है आपके साथ सेहत पर, और सेहत पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, क्योंकि अच्छी सेहत होती है, सेहतमंद जिस्म होता है, सेहतमंद जहन होता है, तो सोचता भी अच्छा है। अभी हम अच्छा इसलिए भी शायद नहीं सोच रहे कि हम ज़्यादा बीमार रहने लगे, क्यों रहने लगे हैं। इसीलिए इस प्रोग्राम में हम हर बुध वाले दिन आपकी मुलाकात कराते हैं किसी न किसी ज़बरदस्ती पर्सनालिटी से, और वो पर्सनालिटी एक या तो डॉक्टर होते हैं या अपने काउंसलर होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, और वो आपको बताते हैं कि किन बीमारियों में आपको किस तरह रहना चाहिए।
आज का दिन वैसे अरफा का दिन है, लेकिन कल ईद उल अज़हा है और ईद उल अज़हा वाले दिन भी मैं आपके साथ मौजूद होंगी इंशाल्लाह ताला। लेकिन आज मैं प्रिकॉशनरी तौर पे मैंने स्पेशली एक ऐसी पर्सनैलिटी का चुन के इंतखाब किया है जो आपको बताएंगी कि आप जो ये रेड मीट आपके घर में कल आएगा, लाल गोश्त, बड़े का गोश्त, बकरे का गोश्त, ये आपको कितना खाना चाहिए। अगर इसका ज़्यादा इस्तेमाल हो गया तो आपके गुर्दे मसाने में क्या तकलीफ़ हो सकती है। इसके अलावा आपका ब्लड प्रेशर कब बढ़ सकता है। तो याद रखें, अपने खाने पीने का में जो है इत्तेदाल से काम लें, क्योंकि इत्तेदाल का जो मामला आता है ना, तो वो हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार ताकीद की है कि हर जगह इत्तेदाल से खर्च भी इत्तेदाल से किया जाए, खाना भी इत्तेदाल से खाया जाए। हर चीज़ में इत्तेदाल बहुत ज़रूरी है और जिनकी ज़िंदगियों में इत्तेदाल होता है वो एक बैलेंस इंसान होते हैं। मैं अपने प्रोग्राम में वेलकम करूंगी और साथ साथ ईद के हवाले से भी बात करूंगी आपसे, लेकिन बगैर ताखिर के मैं वेलकम करती हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शोएब मिठानी साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे प्रोग्राम में आज के दिन, चूँकि मुझे पता है आज बड़ा बिजी डे है, या तो लोग जानवर खरीद रहे होते हैं या उसकी देखभाल कर रहे होते हैं या उसके नखरे उठा रहे होते हैं, और नहीं तो फिर घर में और कई तरह की तैयारी होती है, क्योंकि कल सुबह सुबह जो है ईद की नमाज होगी और बस सबको जो है बहुत जल्दी जल्दी नमाज पढ़ के कुर्बानी भी करनी है, फिर गोश्त बांटना है। लेकिन ऐसे तमाम मराइल से गुजरने के बावजूद और इन तमाम प्लानिंग के साथ साथ आप हमारे साथ 2 घंटा बैठेंगे, आपका बहुत शुक्रिया। मैं जब भी आपको बुलाती हूँ आप मेरे प्रोग्राम में शामिल होते हैं। आप हैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट और आप हैं लेप्रोस्कोपिक यूरोलॉजिस्ट भी हैं। इसके अलावा आपने यूरोलॉजी में FCPS किया हुआ है। तो यूरोलॉजी पे आज बात होगी, गुर्दे मसाने की तकालीफ पे बात होगी, मर्दाना जो है वो इनफर्टिलिटी पे भी बात होगी और बहुत सारी चीज़ें हमने प्लान की हुई है। प्रोस्टेट ग्लैंड पे भी बात होगी, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ हम इस बात से करते हैं कि डॉक्टर साहब, बहुत सारे डॉक्टर मेरे प्रोग्राम में आते हैं तो बताते हैं कि मैं जो है इस फील्ड में आया तो शायद मुझे कहीं स्पेशलिटी में जगह नहीं मिली, FCPS के लिए कहीं प्रैक्टिस के लिए इजाज़त नहीं मिली या कोई स्पेशलाइजेशन का मौका नहीं मिला उससे, या जहाँ भेजा गया हाउस जॉब के लिए वहाँ रश बहुत था तो मुझे दूसरे डिपार्टमेंट में भेजा गया और फिर मैंने उसी में FCPS कर लिया। क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा ही है? जी बहुत शुक्रिया, ये तो बड़ा प्रोफेशनल सा सवाल है टू स्टार्ट विद। जहाँ तक यूरोलॉजी की चॉइस की बात है तो अल्हम्दुलिल्लाह यूरोलॉजी मेरी इंटेंशनल चॉइस थी, इसमें कोई शक की बात नहीं। बिल्कुल मैं इस इरादे से नहीं एंटर हुआ कि जी कुछ और नहीं मिला तो चलो यही कर लेते हैं। और पिछले तकरीबन 20-25 साल से जब से मैं यूरोलॉजी में काम कर रहा हूँ और ट्रेनिंग भी की और काम भी कर रहा हूँ, तो जिसे कहते हैं ना एवरी डे इज़ अ जॉयबल डे। तो जब भी सुबह घर से निकलना होता है तो इस शौक से निकलते हैं कि जी आज एक अच्छा दिन गुजारना है। तो आई एम स्टिल एंजॉयिंग एवरी सिंगल डे ऑफ माय वर्क। ये मेरी बाय चॉइस इंटेंशन थी। ज़बरदस्त, ये भी बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो लोग मुझे बताते हैं वो बाद में ये भी बताते हैं कि शायद अल्लाह ताला ने उनको वहाँ भेजा कि उस फील्ड में भी वो बड़े कमाल के जो हैं वो एक्सपर्ट हो गए और अपने आप को बड़ा एंजॉय करते हैं। तो बाज़ दफ़ा कुछ फैसले अल्लाह कर रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला हमारे फैसलों का साथ दे रहे होते हैं और जहाँ हमें वही रास्ता सुझाते हैं। तो आप उन लोगों में से हैं माशाल्लाह। एक बड़ा नाम आपका द किडनी सेंटर में आप होते हैं डॉक्टर साहब, और एक लंबे टाइमिंग की OPD करते हैं। किन केसेस को रोज़मर्रा आप देख रहे हैं? लेकिन एक बात मैं आपको बताती चलूँ, प्रोग्राम में आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं कॉल के थ्रू, SMS के थ्रू। कॉल करने के लिए आप हमें हमारी लैंडलाइन पे 0219923 2199213663 पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें एक और भी हमने लाइन का आगाज़ किया है जो कि सेल फोन की लाइन है, तो 0315000824 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। SMS के लिए वही तरीका है, SPR लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, अपना पैगाम लिखिए, अपना सवाल लिखिए और इसे भेज दीजिए 8881 पर। जी डॉक्टर साहब। जी आपका सवाल? मेरा सवाल वही था कि आजकल आप किन केसेस को ज्यादा देख रहे हैं? देखिए यूरोलॉजी की फील्ड में जो सबसे ज़्यादा कॉमनली देखने वाले अमराज हैं उनमें वो तो सबसे ज़्यादा तो किडनी स्टोन यानी गुर्दे की पथरी, गुर्दे की नाली की पथरी, मसाने की पथरी। इसके अलावा दूसरे नंबर पे प्रोस्टेट के मामला, जो गुदूद के मामलात होते हैं, जो पेशाब से मुताल्लिक़ गुदूद होते हैं, जिसकी वजह से बूढ़े अफराद में पेशाब की तकालीफ होती हैं, रात में बार बार उठने वाले।
और या पेशाब में तकलीफ़ होने के मामलात हैं। इसके अलावा कैंसर्स हैं जो कि गुर्दे के कैंसर या मसाने के कैंसर, ये बहुत आम सी चीज़ होती चली जा रही है जैसे जैसे तशख़ीस आसान हो गई है। तो ये वो मामलात हैं जिसको हम ज़्यादा अपने क्लिनिक्स में देखते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जनरल सा सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि हमारी लिसनर्स जो होती है सुनने वाले, वो ज़्यादातर ट्रैफिक में लोग होते हैं, ड्राइवर हजरात होते हैं, रिमोट एरिया। वैसे तो पूरी दुनिया में हम सुने जाते हैं क्योंकि अब तो इंटरनेट फिंगर टिप पे हमारे, और आप लॉग इन हो सकते हैं। हमारी वेबसाइट है sindhpolicefm.com और वहाँ पर जाके एक छोटा सा ट्रांसमीटर लगाया, आप उसके थ्रू भी हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं, हमारा शो सुन सकते हैं। इसके अलावा अब तो हम फेसबुक पे लाइव होते हैं, पहले तो हम सिर्फ 10 मिनट के लिए होते थे, लेकिन अब तो पूरा शो फेसबुक पर होता है। तो आप फेसबुक पर भी हमें कमेंट कर सकते हैं, हम फेसबुक के भी अभी कमेंट लेंगे, दूसरे कमेंट्स भी लेंगे। तो एक जनरल सा सवाल होता है कि पत्थरी होती क्यों? हम देखते हैं जहाँ अगर मैदान में रश लगाए और हम एक पत्थर उछाले जिसके सर पे लगेगी, उसके गुर्दे में पत्थरी तो जरूर होगी। बिल्कुल ये एक नॉर्मल सा एक बन गया है। जी देखें, ये जो हमारा एरिया है, जो पाकिस्तान है, इंडिया है, इस तरफ से ईरान, आगे अगर अफ्रीका तक चले जाएं, दूसरी तरफ अगर हम इस तरफ जाएं, फार ईस्ट तक जाएं, जिसमें फिलिपीन और थाईलैंड और ये सारा बेल्ट जो है इंटरनेशनली इसको कहा जाता है स्टोन बेल्ट। यहाँ पे जो पॉपुलेशन रहती है इसमें जेनेटिकली स्टोन होने की प्रिवेलेंस बहुत ज़्यादा है। तकरीबन 10% आबादी जो है वो स्टोन डिजीज की कैरियर है, यानी किडनी स्टोन की कैरियर है। ये तो एक वजह हो गई स्टोन ज़्यादा होने की। दूसरी एक वजह हमारे यहाँ के खाने और पीने के आदत जो हैं वो भी इस चीज़ में यकीनन दखल अंदाज होती हैं, क्योंकि अगर जो खाने पीने के जो मामलात जिस तरह से हमारे यहाँ मैनेज किए जाते हैं वो बाकी बहुत सारी बीमारियों के अलावा पथरी का ज़्यादा बनने का भी सबब हैं। तो ये दो चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा वजूहात बनती हैं हमारे यहाँ गुर्दे की पथरी होने के हवाले से। अच्छा, तो खाने पीने की जब बात आ गई तो कल तो बहुत कुछ खाना पीना होगा। जी बिल्कुल, आपकी बात आप बिल्कुल ईद की हवाले से ज़रूर बताएं हमें कि क्या खाना है, कैसे खाना है और कितना संभल के खाना है। जी, इसमें छोटी सी पहले ये बात वरना वो अधूरी रह जाएगी, वो ये कि जो जहाँ तक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की बात है कि जी हमारे यहाँ चूँकि ये एक मौरूसी मर्ज के तौर पे भी एग्जिस्ट करता है, मैंने बताया कि 10% आबादी को है, तो ये उन लोगों के लिए ये बात बहुत अहम है जो जिनके वालिदैन, माँ बाप, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी या कज़न्स या अंकल्स में किसी को अगर पथरी की शिकायत रही है तो उन लोगों में इस बात का ख्याल रखना और उसके बारे में विजिलेंट रहना कि अगर उनको पथरी हुई है तो उसका फौरी तौर पे इलाज कराया जाए, ये बहुत अहम होता है। लोग इग्नोर करते हैं और फिर उनको यह बात का अंदाज़ा होता है कि हाँ ये एक वाकई मसला है और इस हवाले से इस पर तवज्जो देनी चाहिए। खाने पीने से मुतालिक जो आपने बात पूछी मुझसे, तो बिल्कुल सही है कि जी चूँकि हमारे यहाँ एनिमल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। एनिमल प्रोडक्ट्स से मतलब ये है कि गोश्त का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से एनिमल प्रोडक्ट से मतलब ये है कि गोश्त का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है जी, तो उसकी वजह से आप बोलिए डॉक्टर साहब। जी तो चूँकि एनिमल प्रोडक्ट्स जिसमें गोश्त का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है और गोश्त में चूँकि प्रोटीन और फिर यूरिक एसिड ये दोनों चीज़ें खासी ज़्यादा मिकदार में मौजूद होती हैं, तो ये पथरी बनाने का यकीनन एक बहुत वाज़ेह सबब है। अच्छा, तो ये चीज़ें पथरी बनाने का सबब, इसके अलावा पानी? जी पानी चूँकि हमारे यहाँ एक तो गर्मी एक बज़ात ख़ुद एक फैक्टर है जो हमारे जिस्म में पानी की कमी का सबब बनती है। आप देखें कि अगर आप 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए भी अगर आप एसी के बगैर या किसी ओपन जगह पे खड़े हो जाएं तो आप पसीने में शराबोर हो जाते हैं। ये फैक्टर आपके जिस्म से पानी कम कर देता है। जब पानी कम होता है तो वो पानी जिसको पेशाब की सूरत में जिस्म से निकलना चाहिए और नमकियात लेके निकलना चाहिए, वो पसीने की सूरत में बाहर निकल जाता है और पेशाब के साथ जो नमकियात लाने के लिए वो पानी है वो पीछे कम रह जाता है। आम तौर से आपने देखा होगा कि गर्मियों के दिनों में एक आम आदमी
कम मरतबा वॉशरूम यूज़ करता है, कम मरतबा पेशाब खारिज करता है निस्बतन सर्दियों के मुकाबले में। उसकी वजह यही होती है कि बहुत सारा पानी पसीने की सूरत में या इनसेंसिबल लॉसेस की सूरत में उसका ज़ाया होता रहता है, जिसका इदराक भी नहीं होता, और वो इस तरह जो गुर्दों की नालियों में जो पेशाब जमा होता है वो बहुत ज़्यादा कसीफ यानी बहुत गाढ़ा पेशाब होता है, और वो क्रिस्टल्स और फिर क्रिस्टल्स के बाद पत्थरी बनने का सबब होता है। तो पानी अगर कम पिया जाएगा, पानी की अगर कमी हो जाए पसीने की सूरत में, तो यकीनन वो पत्थरी बनने का सबब बनती है, और ये भी एक बहुत बड़ी वजह है हमारे यहाँ पत्थरियों की बीमारी ज़्यादा होने की वजह से। अच्छा, ओके। तो ये तो आपने बताया कि चले कि पसीना बहुत ज़्यादा आता है, पानी का इस्तेमाल कम होता है, और जो पानी होता है वो क्वालिटी का नहीं होता। जैसे हमारे यहाँ आजकल जगह जगह नलके लगे हुए हैं जिसमें फ़िल्टर वाटर के नाम पे जो एक जहर दिया जा रहा है, आप देखें उसमें कॉम्बिनेशंस ऑफ मिनरल्स और जो दूसरी चीज़ें हैं वो इतनी अप एंड डाउन होती हैं कि अक्सर वो भी बड़ी वजह बनते हैं क्या? हाँ, देखें डॉक्टर साहिबा बात ये है कि अगर हम इस मौके पे अगर लोगों को ये कहेंगे कि फ़लाँ पानी पिए और फ़लाँ ना पिए ना, तो लोग जो अवेलेबल वाटर है वो पीना भी शायद कम कर देंगे। राइट। तो इस वक्त तो भाई आपके पास जो पानी अवेलेबल है आप पिए तो सही, कि वो इस्तेमाल तो बढ़ाएं। अगर हम क्वालिटी ऑफ वाटर पे तो हो सकता है कि आपको काफ़ी वक्त लग जाए, और हो सकता है कि आप इस खतरे की वजह से पानी कम पीना शुरू कर दें कि जी ये पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं है। लेकिन ये भी तो होता है डॉक्टर साहब कि जो हमारे पास पानी अवेलेबल होता है नलकों में, उसको अगर प्रॉपर तरीके से हम उबाल कर या इस तरह कोई अच्छे तरीके से छान कर हम इस्तेमाल करें तो वो भी तो काबिल कबूल होता है, बनिस्बत इसलिए कि हम बहुत ज़्यादा इस पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं कि भाई फ़लाँ बॉटल्स ले ली, फ़लाँ ब्रांड ले लिया, और उससे भी कोई फ़ायदा नहीं होता। जहाँ तक पानी की क्वालिटी को इम्प्रूव करने की बात है जो आप कहना चाह रही हैं, जी बिल्कुल आपने सही कहा कि जी अगर आपके घर में जो नलके का पानी आता है उसको अगर आप बॉईल कर लें और अगर उसको अच्छी तरह छान लें तो उसकी क्वालिटी किसी तरह भी किसी एक क्वालिटी के मिलने वाले मिनरल वाटर से कम नहीं है। बिल्कुल। तो हाँ, इस बात का यकीनन ख्याल रखना चाहिए कि उसके अंदर जो बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़ हैं यानी जरासीम मिले हैं या जो गंदगी मिली हुई है उसको अगर आप छान के साफ़ कर लें और बॉईल कर लें तो वो पानी इतना ही अच्छा हो जाएगा जितना किसी भी अच्छी क्वालिटी का मिलने वाला पैकिंग वाटर है। तो लेकिन पथरी के हवाले से अगर हम बात करें तो पानी की क्वांटिटी बढ़ाना बहरहाल ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी तरह का पानी हो। आपने एक तरह से अपने रूटीन लाइफ में पानी, अच्छा एक एवरेज आदमी के लिए इफ़िन पथरी है या नहीं है, अपने आप को पथरी से बचाने के लिए पानी कितना इंटेक होना चाहिए? जी, पानी देखिए एक आम आदमी जो अपनी ऑफिस में या अपने घर पे ही सारा वक्त गुजारता है और उसका ओपन एरिया में कोई काम नहीं है, वो ओपन एरिया का वो नहीं है, जैसे ख़वातीन हैं घर में रहती हैं, जैसे ऑफिस वर्कर हैं अपने ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, उनको रूटीनली दिन में तकरीबन 12 से 14 गिलास पानी लाजमी पीना चाहिए। अगर दूसरी तरह से बताया जाए तो 3 लीटर पानी दिन में लाजमी पीना चाहिए। अलबत्ता जो हजरात घर से बाहर काम करते हैं, गर्मी के माहौल में ज़्यादा उनका एक्सपोजर है, अगर वो धूप में बाहर निकलने के उनके प्रोफेशन इस तरह है, अब ज़्यादा मोटर बाइक वगैरह चलाने, ये वो हजरात या आपके पुलिस हजरात जो हैं जो सड़कों पे ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, उन लोगों को अपनी ये 10 से 12 गिलास या 14 गिलास जो हम कहते हैं उसके साथ कम से कम 3 से 4 गिलास इजाफी मिला लेने चाहिए दिन में, ताकि वो जो एक्स्ट्रा पसीने की सूरत में जो लॉस वो करते हैं वो रिकवर हो सके। बहुत अच्छी बात की, क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर में इसी पे आने वाली थी कि क्योंकि हमारे ये सिपाही जाबाज जो सारा दिन अपना रोड पे गुजारते हैं और हमारे लिए सारा दिन काम करते हैं, ना गर्मी देखते हैं, ना सर्दी देखते हैं, ना बारिश देखते हैं, बस अपने काम में लगे रहते हैं, तो डेफिनेटली उनको तो बहुत ज़्यादा अपने आप का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि पसीना बहरहाल बहुत तेज़ी से बह रहा होता है वहाँ पर। और हमारा ये जो कराची का रीजन है वो ज़्यादातर गर्म ही रहता है, साल में शायद 2 महीने के लिए अगर सर्दियाँ आ गई तो आ गई, वो भी सिर्फ रात में आती है, दिन में तो वही गर्मी का माहौल होता है हमारे पास। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो पथरी की बात हो गई, और पथरी जब होती है और उसके क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, किस तरह एक इंसान को ये थोड़ा महसूस होना चाहिए कि आया मुझे पथरी है? क्या सिर्फ दर्द होता है, पेशाब में खून आता है, तनाव होता है, क्या होता है, या ब्लड प्रेशर बढ़ता है? जी देखें, चूँकि हमारे यहाँ पथरी के मामला इतने कॉमन है कि अक्सर लोगों को इस बात का इदराक होता है कि पथरी का मर्ज़ किस तरह होता है और कैसे उसके सिम्टम्स होते हैं, लेकिन चूँकि एक प्रोग्राम के हवाले से तमाम तफसीलात देना ज़रूरी है तो मैं यहाँ ज़रूर मेंशन कर दूँ
कि आम तौर से पथरी, जब गुर्दे की पथरी होती है तो वो एक दिन में नहीं हो जाती, वो पिछले साल 2 साल 4 साल से चल रहा होता है प्रोसेस, और वो आहिस्ता आहिस्ता बन के बड़ी हो रही होती है। उस दौरान जब वो पथरी बन रही होती है तो आपको अक्सर अफराद को तो इस बात का एहसास ही नहीं होता कि जी पथरी बन रही है, जब तक वो पथरी 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 बाज़ लोगों में 4-5 सेंटीमीटर की पथरी भी बन जाती है और वो गुर्दे के अंदर पड़ी होती है और उनको पता ही नहीं होता कि जी हमें पथरी की शिकायत है। तो बाज़ लोगों को ये पथरियाँ सिर्फ इत्तेफाकन किसी और सूरत में अल्ट्रासाउंड किया जाए और पता लगता है कि जी ये पथरी उनको मौजूद है और इसको ऑपरेट करने की ज़रूरत है या इसको इलाज करने की ज़रूरत है। अच्छा, ये तो हो गए कि जो साइलेंट स्टोन्स होते हैं जिनको जो पता नहीं लगते। दूसरे वो वाले स्टोन्स होते हैं कि जो दर्द के साथ मरीज़ को एहसास होता है कि जी पथरी का दर्द हुआ है। वो किस तरह का दर्द होता है कि आम तौर से ये दर्द जिसे हम फ्लैंक कहते हैं अंग्रेजी में। या तो डॉक्टर साहब हम कॉल लेंगे, पास एक कॉल मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। चलिए लाइन ड्रॉप हो गई जी डॉक्टर साहब। जी अच्छा, बाज़ मरीज़ जो पत्थर होते हैं, साइलेंट स्टोन होते हैं, साइलेंट स्टोन्स का मैं अभी बता चुका। और जो जिन लोगों को पथरी यानी तकलीफ के साथ होती है वो होती है दर्द, जिसको हम साइडों में गुर्दे की साइड पे दर्द जिसको कहा जाता है, वहाँ से वो दर्द शुरू होता है और जिसे कहें एक्सक्रूशिएटिंग पेन यानी शिद्दत वाला दर्द सामने की तरफ आना शुरू करता है और नीचे पेशाब की जगह तक जाता है। ये इस तरह का दर्द ये एक इस बात की अलामत है कि ये पथरी का दर्द है। तो इस बारे में चौकन्ना रहना चाहिए कि जी अगर आपको कभी इस तरह का दर्द हो, ये दर्द की शिद्दत इतनी ज़्यादा होती है कि अगर मरीज़ रात में सो रहा है तो वो नींद से बाकायदा उड़ जाता है। इस दर्द की शिद्दत इतनी ज़्यादा होती है कि अगर ये किसी पायलट को अगर पथरी हुई हो तो उसको उस वक्त तक फ़्लाइट नहीं करने दिया जा सकता जब तक उस पथरी से उसको निजात ना मिल जाए, क्योंकि उस दर्द की शिद्दत इतनी ज़्यादा होती है कि वो जहाज किसी हादसे का शिकार हो सकता है उस दर्द की शिद्दत की वजह से। इसी तरह जिन लोगों ने ट्रैवल करना होता है, अगर उनको मालूम है कि उनको पथरी मौजूद है तो आप अपने लिए और बाकी तमाम मुसाफरीन के लिए इस बात का ख्याल रखें कि सालाना कई एक फ़्लाइटें जहाज़ सिर्फ इस वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करवाई जाती हैं कि पथरी के दर्द की वजह से मरीज़ की इस कदर दर्द हुआ कि पायलट इस बात को एहसास नहीं कर सका कि आया ये किस नौयत का दर्द है, और उसने इमरजेंसी डिक्लेयर करके जहाज़ किसी तीसरी डेस्टिनेशन पर उतार दिए। तो ये एक अहम नुक्ता है जिसकी वजह से जिन लोगों ने ट्रैवल करना है वो ज़रूर इस बात का ख्याल रखें कि अगर आपको पथरी है तो आप अपने लिए और बाकी लोगों के लिए इस बात का ख्याल रखें कि पथरी का इलाज करने के बाद ट्रैवल करें। ओके, लेकिन यहाँ तो पथरी तो समझेगा तीसरा दूसरा कौन कौन अपना ट्रीटमेंट करवाएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आपकी कोई इमरजेंसी मेडिसिन हैं, पेन किलर्स हैं, तो अपने साथ रखें ताकि खुदा न खास्ता आपको कहीं इमरजेंसी हो तो आप ले सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो ये सिम्टम होता है, एक जनरली ये होता है कि इस दर्द के साथ जब मरीज़ आता है तो आप लोग कुछ लैब्स करवाते हैं मरीज़ की, तो वो लैब्स इन जनरल क्या होती हैं? देखें, जहाँ तक पथरी के मुतालिक तशख़ीस की बात आपने की, तशख़ीस के लिए जो तरीक़ा है वो 2 चीज़ें अहम हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि चूँकि तकरीबन हर गली में कहीं ना कहीं आपको अल्ट्रासाउंड अवेलेबल होता है। क्वालिटी कैसी होती है ये एक अलग सवाल है कि जी जो अल्ट्रासाउंड गली कोनों में किए जाते हैं उसकी क्वालिटी बड़ा मैटर करती है हमें सही तशख़ीस करने के लिए। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आपको पहला इससे ये ज़रूर इंडिकेशन मिल जाती है कि पथरी का मसला है और किसी यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। तो जो तशख़ीस की बात है वो सबसे पहले एक अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए घर के करीब तरीन जगह पे, ताकि अगर उसमें पथरी का इंकशाफ होता है तो फिर आपको यूरोलॉजिस्ट, ट्रेन्ड क्वालिफाइड यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। गली महल्ले के डॉक्टर्स अनफॉर्चुनेटली दवाइयाँ, दर्द पेन किलर्स वगैरह तो ज़रूर दे देते हैं, लेकिन चूँकि मैं एक यूरोलॉजिस्ट के हैसियत से रोज़ाना तकरीबन 20-25 मरीज़ देख रहा होता हूँ, तो मुझे हमें एहसास होता है कि जो दर्द की दवा दे के और दर्द को दबाने के लिए गुजारे वाला जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उससे मरीज़ और उसके गुर्दे के काम को नुकसान ही होता है, फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो दर्द वक्ती तौर पे दब्त हो जाता है और मरीज़ दर्द की दवाइयाँ लेने का आदी तो ज़रूर हो जाता है, लेकिन आगे चल के वो पथरी संगीन नौयत इख्तियार कर जाती है। सही।
इसके अलावा दूसरे नंबर पे जी आप उसका नहीं आप डॉक्टर साहब टेस्ट बता दें जी। दूसरे नंबर पे ये कि जब मरीज हमारे पास आता है कि जी अब इसको पथरी की शिकायत हुई है और अल्ट्रासाउंड में नज़र आ गया है, तो इस वक्त जो सबसे बेहतर तरीका तशख़ीस का मौजूद है वो है CT पाइलोग्राम, CT KU भी जिसको हम कहते हैं, ये करना सबसे बेहतर होता है, क्योंकि उसमें हमें वाज़े तौर पे ये पता लग जाता है कि जी इसके अंदर पथरी कहाँ मौजूद है, कितनी मौजूद है, किस साइज़ की हैं, इसमें इसके इलाज के लिए कितनी अर्जेंसी है और कौन सी तरीक़े इलाज उस पर लागू होगा। ये तमाम सवालात के जवाबात हमें CT KUB या CT पाइलोग्राम से मिल जाते हैं। तो ये वो तरीक़े हैं कि जो पथरी के तशख़ीस में सबसे ज़्यादा मददगार होते हैं। अच्छा, ये सारी बातें होगी। और एक जर्नल के आपका यूरिन DR भी इसमें कुछ हेल्प करता है? देखें, ये यूरिन DR की जो रिपोर्ट है वो आपको ये तो ज़रूर बता देती है कि जी आपके पेशाब में कोई मसाइल चल रहे हैं, लेकिन इस बात की तशख़ीस करना कि आया ये पथरी है या सिर्फ इन्फेक्शन है या कोई और, मिसाल के तौर पे ब्लैडर के अंदर कोई ट्यूमर है या गुर्दे के अंदर कोई ख़राबी चल रही है, इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना मुमकिन नहीं होता सिर्फ यूरिन DR की रिपोर्ट पे। हाँ, जिन लोगों के पेशाब में जलन बहुत ज़्यादा होती है, तो चूँकि ये बुनियादी टेस्ट है, यूरिन का जो बुनियादी टेस्ट है, एक बुनियादी इंफॉर्मेशन तो ज़रूर प्रोवाइड करता है, लेकिन इस पर ट्रीटमेंट डिसाइड नहीं हो सकती। तो डेफिनेटली उसके लिए तो फिर आप यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो आपके सारे एडवांस टेस्ट होते हैं, आपको सारी गाइडलाइन मिलती है, आपको दवाएं भी उस हिसाब से मिलती हैं। तो अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि किडनी में कोई स्टोन होता है, वो फिर मूव करता हुआ यूरेटर में आके या तो पेशाब की नालियों में फंसता है या ब्लैडर में सिस्टाइटिस की कंडीशन को डेवलप करता है, यानी कि पेशाब की मसाने में जाके, थैली में जाके जो है वो मसला करता है। तो ऐसी सूरत में जो ये रेडिएट कर रहा होता है, ये उस वक्त पेन होता है या जिस वक्त वो अंदर होता है किडनी के, उस वक्त भी इतना ही शिद्दत का पेन देता है? बिल्कुल सही आपने पॉइंट आउट किया। जो किडनी के अंदर पड़े हुए जो स्टोन्स होते हैं वो आम तौर से दर्द अगर दे भी तो कोई बहुत ज़्यादा दर्द नहीं होता, वो बर्दाश्त के काबिल दर्द होता है अगर ये स्टोन किडनी के अंदर पड़ा हुआ है। बाज़ मरीज़ तो आके ये कहते हैं कि जी हमें कमर में दर्द होता है, लेकिन उनको इस बात का इदराक ही नहीं होता कि जी वो कमर का दर्द नहीं था, वो पथरी मौजूद थी और उस पथरी का निकालने के बाद उनको वो कमर का दर्द ठीक हो जाता है। तो जो गुर्दे के अंदर मौजूद पथरी होती है वो इतना ज़्यादा तकलीफ दे नहीं होती है। अलबत्ता यूरेटर, जैसे आपने बताया कि गुर्दे से मसाने तक लाने वाली वो नाली, सही, जब अगर पत्थर उस नाली में आ जाए तो यकीनन बहुत ज़्यादा तकलीफ दे होता है। और ये जो तकलीफ होती है, जो दर्द होता है, ये एक नेमत होता है, क्योंकि अगर वो दर्द ना हो और खामोशी से वो पत्थर पड़ा रहे, बाज़ लोगों को ये भी होता है कि गुर्दे की नाली यानी यूरेटर में मौजूद पत्थरी खामोशी से पड़ी होती है। उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि वो गुर्दे को आहिस्ता आहिस्ता सूजन बढ़ाती चली जाती है और वो सूजन बढ़ाते बढ़ाते गुर्दे के काम को इंतहाई हद तक डैमेज कर देती है। तो ये जो दर्द है, गुर्दे के नाली में मौजूद पथरी का जो दर्द है, इसको एक अलामत के तौर पे समझा जाए कि जी अब ये खतरे की घंटी बज चुकी है और आप उस फौरी तौर पे यूरोलॉजिस्ट से रब्ता करें। ये बहुत ज़बरदस्त बात की। या हम बहुत देर से डॉक्टर साहब का जो है ना दिमाग खा रही हूँ मैं बैठ के कि ये क्या है, वो क्या है, सारी बातें वही हैं जो आपको बतानी है। असल में सारा मसला ये है कि इन 2 घंटों में हम कोशिश करते हैं कि आपकी सेहत पर, और स्पेशली जो आज की फील्ड है यूरोलॉजी, गुर्दे बसाने की तकालीफ, उन पर हम बात करें और डॉक्टर साहब से मैक्सिमम जितनी भी उनकी एक्सपर्ट एडवाइसेस हैं वो ले लें, ताकि हम अपने सुनने वाले, हमारे देखने वाले, फेसबुक के थ्रू लिसनर्स, व्यूअर्स, तमाम लोगों को ये सहूलियात प्रोवाइड करें कि आपको घर बैठे एक ज़बरदस्त से डॉक्टर पर्सनैलिटी आपको बता रही है कि आपको अपने गुर्दे को, आपके अपने मसाने को किस तरह हेल्दी रखना है, अपनी ज़िंदगी को कितना अच्छा रखना है। यहाँ लेते हैं हम एक अच्छा सा जो है अरफाना कलाम आज के दिन के हिसाब से। नुसरत फ़तेह अली खान साहब सामने रखा हो फोल्डर तो कैसे हाथ रुक सकता है। तो सुनते हैं सिंध पुलिस FM 88.6 से, प्रोग्राम है हेल्थ आवर। मैं हूँ डॉक्टर सायरा, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शोएब मिठानी साहब। बातें हो रही हैं गुर्दे मसाने की तकलीफ पे। स्पेशली प्रोग्राम है ये अरफा के दिन का, और कल है ईद उल अज़हा और वहाँ पर हमें खाना है बहुत सारा गोश्त। तो किस तरह बचना है इन तकालीफ से, हमारे साथ रहिए 11 बजे से 1 बजे तक। सिंध पुलिस FM 88.6 आपके सफ़र में आपका मौजूद है डॉक्टर शोएब। थोड़ा सा हमने टाइम दिया डॉक्टर साहब को कि वो चाय भी पी लें, इस दौरान आप भी अच्छा सा अरफाना कलाम सुन लें और
यौम अरफा है आज, उसके हवाले से भी बात करते रहे हैं हम कि हज का खुतबा थोड़ा सा अगर मौका मिले तो उसको रिवाइज कर लीजिए, शायद हम अपनी जो है ना ज़िंदगियों में कुछ बेहतरी ला सकें, कुछ हमें पता चल जाए कि हाँ ये नहीं करना। क्योंकि ईद उल अज़हा पे जितने जानवर आ रहे हैं और कुर्बानी का जो कॉन्सेप्ट अब होता जा रहा है वो शायद मुझे ऐसा लगता है हम उस नुक्ते से काफ़ी हट गए हैं। अब जो है ना हम किसी और ही वे में जाके कुर्बानी कर रहे होते हैं, जो कि कुर्बानी का फ़लसफ़ा कुछ और है। मैं खुद भी पढ़ रही हूँ आजकल, और उसको आपसे भी रिक्वेस्ट है कि उसको पढ़ें, देखें कि कहीं हम कोताही तो नहीं कर रहे कि अल्लाह को राज़ी करते करते खुदा न खास्ता कुछ और कर बैठे। बहुत ज़रूरी है कि अपने जो है ना दीनी तालीमात उनका रिव्यू होना चाहिए। जहाँ से भी आपका मसलक है जो भी है उसको रिव्यू ज़रूर कीजिए, अपने आप में इम्प्रूवमेंट ज़रूर लाइए, क्योंकि हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी के साथ साथ आपका एटीट्यूड, आपका रहन सहन, आपका स्टाइल, बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आपका हुस्न खुल्क, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं ताकि किसी को आपकी ज़ात से तकलीफ़ ना हो। आज के दिन के हवाले से ये सबसे बड़ा पैगाम कि किसी को आपकी ज़ात से तकलीफ़ ना हो। प्रोग्राम है हलतार में बातें होती हैं सेहत की, और सेहत पे बात हो रही है गुर्दे मसाने पथरी में जो पथरियाँ होती हैं उन पे पत्थरों को वैसे तो आजकल हमारे स्टूडियो के रास्ते पे बिछे हुए हैं जिन पे कोई कहकशा नहीं, लोग चल के पत्थरों पे आ रहे हैं क्योंकि नाले की तामीर चल रही है। तो मैं हमेशा अपने गेस्ट से कहती हूँ कि आजकल हमारी रोड बड़ी डिस्टर्ब है, बट ये पत्थरियाँ जब इंसान के अंदर बनने लगती हैं तो फिर वो क्या क्या कारनामे दिखाती है। वो डॉक्टर साहब हमें बता रहे थे कि अगर गुर्दे में हो जाए, फिर वो उसकी नाली में आ जाए, पेशाब की नाली में आ जाए, मसाने में चली जाए, तो वो कितना बड़ा जो है वो पेन के साथ साथ दूसरे मसाइल क्रिएट करती है। डॉक्टर साहब यहाँ हम देखते हैं कि अल्सर्स भी डेवलप होते हैं गुर्दों में, क्या ऐसा होता है या मसाने की नालियों में या उसमें पेशाब की नालियों में या मसाने में? देखिए अल्सर का जो असल लफ्ज़ जो इस्तिलाह है वो तो मैदे में अल्सर या छोटी आंत में अल्सर या बड़ी आंत में अल्सर वो उस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। मैं आपका सवाल इस तरह से समझना चाहूँगा कि ये आपका मतलब है कि जी मसाने के अंदर गुर्दे के अंदर अगर किसी किस्म की लंबे अरसे तक अगर पत्थरी पड़ी रहे तो गुर्दे के अंदर ज़ख़म बना देती है। हाँ। उसको अगर आप अल्सर कहना चाहती है तो हाँ अल्सर कह सकते हैं, लेकिन उसके लिए इस्तिलाह अल्सर इस्तेमाल नहीं होती। हाँ अलबत्ता जब मसाने के अंदर खुदा न खास्ता अगर कैंसर के मामलात आना शुरू हों, मसाने के अंदर अगर कैंसर के मामलात आना शुरू हो तो उनकी जो अपीयरेंस है, जो उसकी लुक है, देखने में जो है वो अल्सर की तरह भी नज़र आते हैं। वैसे वो छोटे फूल की तरह के ट्यूमर्स होते हैं ब्लैडर के अंदर, मसाने के अंदर, लेकिन बाज़ दफ़ा कुछ इस तरह की शक्ल भी नज़र आती है कि जिसको आप अल्सर की शक्ल कह सकते हैं कि अल्सर की तरह का ट्यूमर नज़र आ रहा है। तो वो उस हवाले से तो हम उसको अल्सर की इस्तिलाह इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ गुर्दे मसाने या गुर्दे की नाली के जो अमराज हैं उसमें अल्सर की इस तरह नहीं इस्तेमाल होती हैं। अच्छा ठीक है, ये तो चलें अच्छा हुआ क्लियर हो गया। मेरे पास कुछ कमेंट्स हैं फेसबुक पे, ज़रा सा वो पढ़ लेते हैं कि वो ये साथी हमारे जो हैं बड़े रेगुलर हमारे लिसनर्स हैं और ये हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद बिलाल लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शहजाद खरल लिखते हैं कि खरल लिसनर ग्रुप, बहुत बड़ा ग्रुप है शायद ये, और इसमें पूरे नाम आए हैं। लैया अदा हाफिज़ाबाद से सलाम टू ऑल लिसनर्स एंड हज मुबारक। आपको भी हज मुबारक। नाइस शो, बहुत शुक्रिया। शहजाद दी खरल, शहबाज खरल, सकलैन खरल और मज़र खरल, बहुत बहुत शुक्रिया भैया। साजिदा ज़हूर लिखती हैं आपका प्रोग्राम खुशी को ज़्यादा और गम को हल्का करता है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको ऐसा सुनती हैं। मैजबीन, डॉक्टर मैजबीन यासीन हमें सुन रही हैं। लास्ट वीक वो हमारी मेहमान थी डॉक्टर साहब, और माशाल्लाह ज़बरदस्त डॉक्टर, और आज माशाल्लाह वो हमारा प्रोग्राम सुन रही हैं और बहुत खुश हो रही हैं और अप्रिशिएट कर रही हैं कि आपने राइट चॉइस की है आज के दिन के हिसाब से। और साजिदा ज़हूर एक और भी बात लिखती है, अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद, मैं फैसलाबाद से आपके साथ हूँ। आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे जो अच्छा लगता है वो सबको अच्छा लगता है। ये बात तो सही है, इसलिए कि आपकी चॉइस बहुत अच्छी है, और जब जिसकी चॉइस अच्छी होती है वो अच्छी चीज़ें सुनते हैं। अब आप अपनी तारीफ़ क्या करें, आपने खुद ही कर दी इतनी सारी तारीफ़। जी डॉक्टर साहब, अच्छा डॉक्टर साहब एक तो देखिए जब हम यूरिनरी सिस्टम पे जाते हैं, बचपन में जो हमें साइंस में पढ़ाया जाता है तो उसमें गुर्दे की तस्वीर होती है, फिर दो नालियाँ होती हैं, रेरेटर्स जिसको कहा जाता है, फिर नीचे मसाना होता है, ऊपर एक एड्रिनल ग्लैंड्स भी होते हैं हमारे। उनको भी थोड़ा काम बताइए कि वो क्या करते हैं। जी
देखें, ये एड्रिनल ग्लैंड जिस्म में हमारे पास जो कुदरती तौर पे हमारे पास ग्लैंड्स गुदूद जो अल्लाह ताला ने दिए हैं, वो उनका काम बड़ा मास्टर रोल जिसे कहें ना कि इंसानी सेहत और इंसानी जज्बात से मुताल्लिक जो एक मास्टर रोल जो होता है वो सारा गुदूद से मुताल्लिक के फंक्शनैलिटी से मुताल्लिक होता है। मिसाल के तौर पे हमारे दिमाग के निचले हिस्से में गुदूद होता है जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है, जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। वो जिस्म के तकरीबन तमाम ग्लैंड्स को खुद कंट्रोल करता है। इसी तरह फिर थायराइड का नाम लोगों ने सुना होगा, जो हमारे गले के सामने वाले हिस्से में मौजूद होता है, खाल के निचले हिस्से में, उसको कहते हैं थायराइड ग्लैंड। वो बड़े अहम काम होते हैं हमारी जिस्मानी सेहत को मेंटेन करने के लिए। इसी तरह गुर्दे के ऊपर जो दोनों तरफ एक गुदूद मौजूद होता है उसको कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड, और इसको सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहा जाता है। और उसका भी काम कई एक काम होते हैं, और वो अगर खुदा न खास्ता एड्रिनल ग्लैंड दोनों तरफ के अगर एड्रिनल ग्लैंड खुदा न खास्ता अगर काम छोड़ दें तो हमारे जिस्म में ब्लड प्रेशर का कायम रहना, हमारे जिस्म में स्टीरॉइड्स यानी कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स का रिलीज़ होना, जो कि हमें ज़रूरत पड़ती है वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ नौइयत के कामों के दौरान, उसका रिलीज़ होना। कई एक और ऐसे अज्जा होते हैं जिसकी मेंटेन करना। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ हम इसको रोकेंगे इसलिए कि आज मैं भूल गई बिल्कुल ही, क्या बातों में याद ही नहीं रहा कि आज 12 बज गए और न्यूज़ ब्रेक का टाइम हो गया है। तो न्यूज़ ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक प्रोग्राम। 1 घंटा निकल गया डॉक्टर साहब, और सिर्फ गुर्दे मसाने पे ही अटके हुए हैं। अभी तो बहुत सारे सवाल मेरे बाकी, अभी ट्रीटमेंट पे भी नहीं आया, अभी तो ट्रीटमेंट पे भी नहीं आया है, मेल इनफर्टिलिटी पे भी नहीं आया, जो कि एक बहुत बड़ा चैप्टर है हमारे पास। तो चलिए फिर अब थोड़ा सा इसको कट शॉर्ट करते हैं कि मेरा ख्याल है आज हमारे लिसनर्स सारे सो रहे हैं या फिर बकरा मंडी में बैठे हुए हैं। कोई भी हमें कॉल नहीं की, एक कॉल आई वो भी डिस्कनेक्ट हो गई। तो मैं दोबारा बताती चलूँ कि 99213663 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं 021 डायल करके, या फिर आप हमें SMS कर सकते हैं 8881 पर। रूटीन हमारा मैसेज का तरीका है, और फेसबुक पे तो मैसेज आ रहे हैं वो मैं पढ़ रही हूँ। हाँ, सेल फोन से अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो 0315008824 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, गुर्दे की मसाइल हमने सुन लिए, बहुत सारी बातें इस पे हो गई। थोड़ा सा हम मेल इनफर्टिलिटी पे इसलिए जाएंगे कि आजकल जो है स्टोन की ट्रीटमेंट। हाँ, अच्छा चले पहले स्टोन की ट्रीटमेंट ले लेते हैं। ठीक है, पहले स्टोन की ट्रीटमेंट पे बात कर लेते हैं कि डॉक्टर साहब जो कंटिन्यूटी में बात खत्म हुई थी, वो चल रही थी, वो पूरी हो जाए। जी डॉक्टर साहब। जी देखें, ये किडनी स्टोन की ट्रीटमेंट के हवाले से बहुत अहम इसलिए ज़रूरी था कि मरीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ तशख़ीस काफ़ी नहीं होती, आखिर में उसने उस तकलीफ से निजात भी तो लेनी है, तो उसका इलाज बहुत अहम होता है। देखें, इलाज के हवाले से जो 2-3 अहम चीज़ें जो मैं ज़रूर चाहूँगा कि तमाम आपके नाजरीन को पता लग जाएं, और नाजरीन तो नहीं कहना चाहिए, सामीन को, नहीं फेसबुक के नाजरीन तो जो आपके जो भी हजरात ये सुन रहे हैं उनको सही इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलनी चाहिए कि जी देखें, पथरियों का इलाज, जहाँ तक पथरी के इलाज की बात है, तो ये इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि पथरी किस जगह पे मौजूद है, कितनी बड़ी है, और उसने किडनी को अभी तक कितना डैमेज किया है। बहैसियत एक सर्जन के, बहैसियत एक यूरोलॉजिस्ट के, जब हम किडनी के स्टोन की ट्रीटमेंट करते हैं तो हमारे लिए मरीज़ को अगर ऑपरेट करने की ज़रूरत पड़ जाए पथरी निकालने के लिए, तो वो एक आधे घंटे से लेके 1 घंटे तक का ऑपरेशन होता है, और उसमें हम मरीज़ के ये पथरी निकाल के फारिग कर देते हैं। और उस बात की खुशी भी होती है कि जी मरीज़ का किडनी काम करता रहेगा और दोबारा से अपनी नॉर्मल फंक्शन पे वापस आ जाएगा। हमें बहैसियत सर्जन अगर खुदा न खास्ता गुर्दा निकालने की ज़रूरत पड़ जाए तो थोड़ी देर के लिए अफसोस ज़रूर होता है, क्योंकि गुर्दे मार्केट में नहीं मिलते, ये किसी मशीन से बन के नहीं निकलते कि जी दूसरा गुर्दा लग जाएगा। अगर गुर्दे की पथरी का इलाज वक्त पे ना कराया जाए, हर यूरोलॉजिस्ट अपनी रोज़ाना की OPDs में ऐसे मरीज़ देखता है कि जिसमें सिर्फ पथरी की ट्रीटमेंट ना करने की वजह से गुर्दे फेल हो गए, और ये इंतहाई तकलीफ दे बात होती है, क्योंकि दुनिया भर में अगर देखा जाए तो गुर्दे की पथरी का इलाज अब इतना सहल आसान हो गया है, इतना इजीली अवेलेबल हो गया है कि अगर इस मर्ज़ की वजह की ट्रीटमेंट ना करने की वजह से अगर गुर्दा फेल हो गया और वो गुर्दा निकालने की नौबत आ जाए तो कुछ वक्त
के लिए हमें अफसोस बहुत होता है कि जी हम इस मरीज़ का गुर्दा बहुत आसानी से बचा सकते थे, लेकिन चूंकि वो वक्त पे ट्रीटमेंट के लिए नहीं आया और बिलाखिर इसका गुर्दा ज़ाया हो गया। तो बराए मेहरबानी गुर्दे की पत्थरी का इलाज वक्त पे कराएं और सही तरीके से कराएं। अक्सर औकात मरीज़ ये समझते हैं कि जी हम फला गोलियां, फला कतरे, फला दवाइयां लेते रहेंगे और इससे हमारी पथरियां निकल जाएंगी। इस गलत फहमी में ना रहें कि अगर आपकी 2 पथरियां निकल चुकी हैं तो अब आपकी पीछे कोई तीसरी पथरी मौजूद नहीं है, क्योंकि अक्सर औकात गलती यही होती है कि जी पथरियां 2-4 छोटी पथरियां निकल गई और लोग ये समझे कि जी हमारा दर्द ख़त्म हो गया तो पथरियां ख़त्म हो गई। ये अक्सर औकात होता यही है कि पीछे कोई बहुत बड़ा पत्थर गुर्दे के अंदर मौजूद होता है, छोटी पथरियां निकल चुकी और मरीज़ रिलीव होने के बाद समझता है कि जी अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और फिर एक वक्त पता लगेगा कि जी अब आपके गुर्दे के काम में बहुत ज़्यादा ख़राबी आ चुकी है और इसका फौरी तौर पे कोई इलाज करना ज़रूरी है। और वो वक्त होता है जब गुर्दा काफ़ी हद तक डैमेज हो चुका होता है, तो वक्त पे इलाज कराएं। आजकल के दिनों में गुर्दे की पथरी का इलाज नहायत आसान हो गया है। अक्सर व बेशतर हमें ऑपरेशन के दौरान पहली बात तो ये है कि दवाइयाँ इतनी मुअस्सर आ गई हैं कि उनसे पथरी निकल जाती हैं, छोटी पथरियाँ। अगर बड़ी पथरियाँ हैं तो उस पर इंतज़ार करना बिल्कुल अक्लमंदी नहीं है और उसको ऑपरेशन की तरफ जाना चाहिए। लेकिन ऑपरेशन का मतलब हरगिज़ वो चीरा लगा के, कट लगा के, कोई बड़े बड़े चीरे लगाने वाला ऑपरेशन नहीं है। या तो हम कैमरे के ज़रिए बग़ैर किसी कट लगाए गुर्दे और नाली की पथरियों को ट्रीट कर देते हैं लेज़र के ज़रिए, या फिर अगर कट लगाने की ज़रूरत पड़ती भी है तो सिर्फ 1 सेंटीमीटर यानी तकरीबन आधे इंच का एक कट लगा के गुर्दे के अंदर बहुत बड़ी बड़ी पथरियों को बग़ैर किसी लंबे चौड़े चीरे के बग़ैर हम उस पथरी को निकाल देते हैं। सही। लेकिन सवाल यही है कि वक्त पे आके यूरोलॉजिस्ट को दिखाया जाए, तशख़ीस कराई जाए और इलाज के लिए राज़ी हुआ जाए। अच्छी साइड सबसे बड़ी बात यही है ना कि आप एक तो सबसे पहले तो एहतियात करें कि इस बीमारी तक ना जाएं, और अगर खुदा न खास्ता आप इसमें इन्वॉल्व हैं तो वक्त पे अपना इलाज करवाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ ट्रीटमेंट के हवाले से भी आपने अच्छा गाइड कर दिया कि अब तो बड़े सहल और आसान ऑपरेशंस हो गए हैं और बड़े इजीली जो है वो टाइमली, मैं कहला सेम डे डिस्चार्ज या वेरी नेक्स्ट डे डिस्चार्ज कर दिया जाता है, या तो सेम डे या फिर अगले दिन ही वहाँ पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कैंसर की भी साथ साथ ही बात करूँ ताकि फिर मैं टॉपिक चेंज करूँ उससे पहले, किडनी या यूरेटर या ब्लैडर के कैंसर, इनमें सक्सेस रेट कितना है, या आप इसकी स्टेज क्या कहेंगे कि कितनी स्टेज तक आपको नॉर्मली पेशेंट मिलते हैं? जी देखें, दोबारा वही बात कि अगर आपने वक्त पे तशख़ीस करा ली और वक्त पे आके यूरोलॉजिस्ट को दिखा दिया, तो जैसे अगर मसाने के कैंसर की बात की जाए तो मसाने का कैंसर जो है अगर सही वक्त पे मरीज़ आ जाए तो वो स्टेज 1 पे ही उसकी ट्रीटमेंट हो जाती है और उसको एक दफ़ा उसको ऑपरेट करने के बाद फिर दवाइयों पे उसकी ट्रीटमेंट कंटिन्यू करते हैं कुछ अरसे के लिए, और फिर उसको हम साल में 2 या 3 दफ़ा उसका मुआयना करते रहते हैं कि जी अब उस कैंसर के क्या हालात चल रहे हैं। तो बिल्कुल आपकी बात बजा है कि अगर सही वक्त पे तशख़ीस कर ली जाए तो 70% कैंसर मसाने के, वो कैंसर जिनको बहुत एग्रेसिव कैंसर कहा जाता है, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस होती हैं, उसमें से 70% कैंसर्स वो होते हैं जिनको स्टेज 1 पे कंट्रोल कर लिया जाता है और उसको वक्तन फ़वक्तन मॉनिटर पे रखा जाता है, लेकिन उनकी दोबारा से होने की आम तौर से नौबत नहीं आती है। अगर उसको वक्त पे ट्रीट ना किया जाए तो यकीनन वो फिर स्टेज 2 और स्टेज 3 पे कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर उसके लिए मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड किस्म की सर्जरीज करने की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह अगर गुर्दे का कैंसर अगर है और अगर सही वक्त पे उसकी तशख़ीस हो जाए तो सर्जिकल ट्रीटमेंट अब इतनी बेहतर हो गई है कि बजाय इसके कि पूरा गुर्दा निकाला जाए, सिर्फ गुर्दे का एक छोटा सा हिस्सा निकाल दिया जाता है और वो कैंसर कंट्रोल हो जाता है, और बाकी गुर्दा तकरीबन 90% जो उस तरफ का गुर्दा होता है वो अपनी जगह मौजूद रहता है और वो अपनी सारी ज़िंदगी वो उस तरह काम करता रहता है, और साल में एक दफ़ा मरीज़ को सिर्फ इसलिए देखते हैं कि जी हम उस पर नज़र रख सकें। तो बात इसी पे आ जाती है कि जी वक्त पे तशख़ीस कराई जाए। कितना महंगा है सर ये इलाज? शायद आपको इस बात की हैरत होगी कि अगर गुर्दे और मसाने की ट्रीटमेंट, अगर कैंसर की ट्रीटमेंट की जाए
तो शायद उसका अखराजात इतने ही आते हैं जितने गुर्दे की पत्थरी के मुतालिक इलाज की तशखीस और ट्रीटमेंट के आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते। लेकिन अगर वही कैंसर अगर स्टेज 2 या स्टेज 3 में पहुंच जाता है तो यकीनन उसके मुतालिक जो अखराजात होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो जब अलामात ज़ाहिर हो, यानी पेशाब में अगर खून आना शुरू हुआ है आपको, तो इस बारे में फ़ौरन से तवज्जो दी जाए, तशख़ीस कराई जाए, और अगर वो कैंसर आइडेंटिफाइड होता है, चाहे वो गुर्दे का है या मसाने का, तो उसकी ट्रीटमेंट फौरी तौर पे की जाए। एक तो तकलीफ से आपकी बचत हो जाएगी, आप कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में जाने से बचत हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट से आप बच जाएंगे, और सबसे बढ़ के ये कि सेहत कायम रहेगी। तो वक्त पे अगर उसकी ट्रीटमेंट के लिए सही डॉक्टर को दिखा लिया जाए, यही सबसे अहम नुक्ता है। बिल्कुल सही बात है कि वक्त पर आप सही डॉक्टर से रब्ता कर दें। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ थोड़ी सी फिर हम बात उस पर भी कर देते हैं, प्रोस्टेट पे भी, क्योंकि कनेक्टेड चीज़ है कि प्रोस्टेट क्या होता है, क्यों और किस स्टेज पर जाकर ये मतलब क्या ऐसे सिम्टम्स हों कि मरीज़ को इस चीज़ को सोचना चाहिए कि वो प्रोस्टेट के मसाइल से गुजर रहा है। जी देखें, 50 साल की उम्र से ज़ायद मर्द हजरात में प्रोस्टेट यानी पेशाब के गुदूद का मर्ज, इसको मर्ज तो नहीं कहना चाहिए, एजिंग प्रोसेस कहनी चाहिए, कि ये एक ऐसी हकीकत है कि जो हर मर्द को फेस करनी होती है 50 साल की उम्र के से ज़ायद मर्द हजरात में। तकरीबन 52, 53, 54 साल की उम्र में ये मसाइल आते हैं कि जी आप आहिस्ता आहिस्ता प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ना शुरू हो जाते हैं और पेशाब में रुकावट होना शुरू। अलामात क्या होती हैं जी? रात में पेशाब जो है, पेशाब के लिए 2-3 दफ़ा उठना पड़ जाता है, मसाना पूरी तरह खाली नहीं होता, पेशाब की धार कमज़ोर रहती है। पेशाब करने के बाद आपको ये एहसास होता है कि जी अभी पेशाब बाकी है। ये सारे वो अलामात होती हैं जो खुद प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने की वजह से मर्द हजरात को महसूस होती हैं। और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे 60-65 साल की उम्र की तरफ जाती हैं, ये अलामात बढ़ती चली जाती हैं। क्या करना चाहिए? दोबारा वही बात है कि जी इसका आप सबसे पहले अल्ट्रासाउंड करें और सही क्वालिफाइड यूरोलॉजिस्ट से रब्ता करें, उनको जाके दिखाएं, उससे मुतालिक ज़रूरी जो टेस्ट हैं वो किए जाएंगे, ताकि जब ये टेस्ट से वाज़े हो कि जी आपके गुदूद वाकई बढ़ चुके हैं, तो फिर उससे मुतालिक दवाइयाँ, और अगर दवाइयों से वो चीज़ कंट्रोल ना हो रही हो तो फिर ऐसी सूरत में ऑपरेशन की नौबत आती है। तो ये एक एजिंग प्रोसेस कह लें कि जिस तरह से बाल सफ़ेद होना है, दांत झड़ना है, स्किन पे रिंकल्स पड़ना है, इसी तरह से प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ जाना एक एजिंग प्रोसेस है मर्दों में, और तकरीबन हर मर्द को उसका कुछ ना कुछ कम या ज़्यादा असरात महसूस करने होते हैं। इसमें हमें कैंसर का भी बहुत ज़्यादा आजकल सुनने में मिलता है कि प्रोस्टेट कैंसर बहुत ज़्यादा हमें पेशेंट के अंदर नज़र आ रहा है। तो ऐसी क्या नेग्लिजेंसी होती है, ऐसी क्या एहतियाती तदाबीर नहीं होती कि वो फिर कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है? हाँ, देखें, जो कैंसर में कन्वर्ट होने वाली बात जो है वो कैंसर में कन्वर्ट तो कॉल लूंगी मैं। जी जरूर। यहाँ कॉल है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा बात कर रही हैं? मैं नसीम बात कर रहा हूँ कराची से। अच्छा जी नसीम साहब फरमाइए। ये डॉक्टर साहब सवाल कर रहा था कि गला साफ करने के लिए कोई दवाई है, कोई वो? एक दफा रिपीट कीजिएगा। गला साफ करने के लिए? अरे भाई, ये गुर्दे मसाने के डॉक्टर हैं भाई, आप गला साफ करवा रहे हैं। गुर्दे मसाने की कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, या गुर्दे के हवाले से, पथरी के हवाले से, पेशाब में जलन के हवाले से? गुर्दे के हवाले से भी। एक मेरा कजन है, उसको गुर्दे का मसला है। एक गुर्दा है, उसका फेल है, और वो गुर्दा छोटा है, और डॉक्टर ने कहा है कि दूसरे गुर्दे को भी असर पड़ सकता है। ये वाकई में कि दूसरे गुर्दे को असर पड़ सकता है? अच्छा, तो आप क्या पूछना चाह रहे हैं? अगर एक गुर्दा फेल है, थोड़ा सा ऊंचा बोले। अगर एक गुर्दा फेल है, एक गुर्दे के अंदर मसला है, तो इसमें दूसरे गुर्दे को असर पड़ सकता है? ठीक है, चले, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए।
जी नसीम साहब, ये जो आपने सवाल किया है कि जी एक गुर्दा ख़राब है तो क्या दूसरा गुर्दा भी ख़राब हो सकता है, ये इसका जवाब देने से पहले मैं ये चाहूँगा कि जी इनका जो गुर्दा ख़राब है वो किस नौइयत का ख़राबी है। अगर तो गुर्दा इन्हें काम करना छोड़ दिया है और दूसरा गुर्दा अभी तक बिल्कुल नॉर्मल काम कर रहा है, तो हाँ, ये इस बारे में आपको यूरोलॉजिस्ट से मिल के और उसकी वाज़े ट्रीटमेंट करानी चाहिए। अगर तो वो गुर्दा एक किसी भी वजह से उसने काम छोड़ दिया है, बाज़ दफ़ा पैदाइशी ऐसे नुक्स होते हैं कि जिसकी वजह से एक गुर्दा काम करना छोड़ देता है और दूसरा गुर्दा अपनी जगह नॉर्मल काम कर रहा होता है, कुदरती तौर पे दूसरा गुर्दा अपना काम टेक ओवर कर लेता है, अपना काम बढ़ा लेता है। इसको ये पता लग जाता है कि जी दूसरा गुर्दा काम नहीं कर रहा, तो वो पहला जो गुर्दा काम कर रहा है वो काम टेक ओवर कर लेता है। तो ऐसी सूरत में घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि इसमें यूरोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व होना चाहिए और ये देख लेना चाहिए कि आया कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो दोनों गुर्दों को अफसर कर रही हो। अभी तक एक गुर्दा ख़राब हुआ है, बाद आगे चल के दूसरा ख़राब हो जाएगा, तो फिर तो मरीज़ डायलिसिस पे आ जाएगा सारी ज़िंदगी के लिए। तो मेरी एडवाइस आपको ये होगी कि आप यूरोलॉजिस्ट से इस मैटर को डिस्कस करें, टेस्ट वगैरह जो हैं वो उनको दिखाएं ताकि उसका फौरी तौर पे इलाज आगे बढ़ सके। ठीक है जी डॉक्टर साहब, हमारी बात चल रही थी प्रोस्टेट कैंसर। जी, प्रोस्टेट कैंसर से मुतालिक जो सवाल था कि जी क्या प्रोस्टेट कैंसर के मुतालिक क्या तफसील? बहुत ज़्यादा एक्टिव आजकल। देखिए, आम तौर से जो प्रोस्टेट का बढ़ना जो होता है, जिसकी तफसील हमने अभी 2 मिनट पहले अभी डिस्कस की है, वो तो प्रोस्टेट का उमूमी बढ़ जाना है जो कि कैंसर नहीं होता। हाँ, अलबत्ता उसमें से तकरीबन 3 से 4% अफराद ऐसे भी होते हैं जिसमें प्रोस्टेट का कैंसर हो सकता है। अब ये प्रोस्टेट का कैंसर होना एक एशियन कंट्रीज़ के अफराद के लिए अल्लाह ताला की एक मेहरबानी है कि जी यहाँ पे प्रोस्टेट का कैंसर निस्बतन बहुत कम है। अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात की जाए तो 100 में से तकरीबन 17-18% अफराद वो होते हैं जिनमें अगर टेस्ट किया जाए तो प्रोस्टेट कैंसर का टेस्ट पॉजिटिव आता है, यानी उसमें कैंसर के असरात हो सकते हैं। अलबत्ता अगर पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश या इस तरह की कंट्रीज़ जो हमारे एशियन कंट्रीज़ हैं उसमें हम वही टेस्ट करते हैं तो तकरीबन 3 से 4% अफराद को वो प्रोस्टेट कैंसर का जो टेस्ट होता है जिसको PSA कहा जाता है, मामूली सा टेस्ट है खून के अंदर, उससे पता लग जाता है, तो वो पॉजिटिव यानी उस रेंज में आता है कि जिसमें कैंसर से मुतालिक टेस्ट मज़ीद होने चाहिए। तो ये तो एक अच्छी बात है, लेकिन इसको हरगिज़ ये नहीं समझ लेना चाहिए कि किसी को नहीं हो सकता। 3 से 4% अफराद हम आप जैसे लोगों में से ही होते हैं। अगर वो टेस्ट PSA का टेस्ट अगर एक लिमिट जो होती है उसकी जो तकरीबन 3.5 या 4 पॉइंट होते हैं उसके अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो फिर ऐसी सूरत में उसके मज़ीद टेस्ट करवाने यूरोलॉजिस्ट को दिखा के वो ज़रूरी हैं। अलबत्ता इसको मैं लाइट नोट पे इसलिए लूँगा कि हमारे यहाँ लोग इस बात के से डर ना जाएं कि जी मुझे अगर पेशाब में तकलीफ़ होना शुरू हो गई है तो मुझे प्रोस्टेट कैंसर हो गया है। ये हरगिज़ ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस तरह से हर आदमी अगर किसी की नज़र कमज़ोर हो जाए तो उसको सिर्फ चश्मा लगाने की ज़रूरत होती है, ये ज़रूरी नहीं है कि उसकी आँख निकाल दी जाएगी या उसको मोतिया हो गया या उसका रेटिना डिटैच हो गया, ऐसी बात नहीं है। तकरीबन हर आदमी चश्मा लगाता है और चश्मे लगाने से उसकी नज़र ठीक हो जाती है, और अगर वो ये सोच के बैठ जाए कि जी मुझे मेरा रेटिना डिटैच हो गया है तो वो कभी भी अपनी ट्रीटमेंट नहीं लेगा। इसी तरह से प्रोस्टेट में अगर आपको पेशाब की तकलीफ होना शुरू हुई है, बुनियादी तौर पे आप ये ना समझें कि आपको कैंसर हो गया, बुनियादी तौर पे आपका प्रोस्टेट उमूमी बड़ा है, उसकी ट्रीटमेंट लें। अगर ज़रूरत महसूस होगी तो आपका यूरोलॉजिस्ट खुद उसके टेस्ट करवा के आपको प्रोस्टेट कैंसर के मुतालिक आगाही देगा। सही, बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर साहब कि अब थोड़ा सा मैं जल्दी चलूँगी क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया हमारे पास, तकरीबन 35 मिनट हैं और उसमें हम कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ों को कवर अप करें। इनफर्टिलिटी एक बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है हमारे यहाँ। अक्सर कपल्स की शादियाँ होती हैं तो ख़वातीन में तो चले मसाइल होते हैं कि PCOS हैं या कोई और वजह है, लेकिन हजरात भी अब पीछे नहीं रहे इस दौड़ में, और हम देख रहे होते हैं कि इनफर्टिलिटी के बहुत सारे केसेस में हजरात का रोल भी प्ले हो रहा होता है। इनफर्टिलिटी के केसेस आप क्या देखते हैं, कितने रिपोर्ट हो रहे हैं आपके पास आजकल, क्योंकि आपके पास ज़्यादा अच्छा डेटा होगा। एक यूरोलॉजिस्ट ही मेल इनफर्टिलिटी यानी मर्दाना बांझपन को देखते हैं, तो आप उसमें क्या देखते हैं? जी देखिए, चूँकि आपके सामीन कुछ और भी सुनना चाहते होंगे मुझसे इस बारे में, तो वो मैं थोड़ा सा ज़िम्ना अर्ज़ कर दूँ, उसके बाद फिर मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ।
देखें, जहाँ पे हम मर्दाना यूरोलॉजी के मसाइल की बात करते हैं उसमें दो चीज़ें आती हैं। एक होता है मर्दाना कमज़ोरी और दूसरा होता है मर्दाना बांझपन यानी इनफर्टिलिटी। तो चूंकि आपका सवाल अब मर्दाना बांझपन के बारे में है, इनफर्टिलिटी से मुताल्लिक है, आप बात कर जी उसके बारे में मैं बात करता हूँ। दोनों चीजें ही बड़ी इंटररिलेटेड भी हैं। जी, तो आपका जो पहला सवाल है कि जी बांझपन, तो उसके बारे में मैं जवाब देता चल रहा हूँ अभी। सबसे पहले वो ये कि जी मर्दाना बांझपन के जिस शादी के बाद मर्द औरत साथ रह रहे हैं और अपने नॉर्मल इज़्दिवाजी मामलात से गुज़र रहे हैं और तकरीबन अगर 2 साल गुज़र गए हैं अपने नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हुए, उसके बाद भी अगर ख़ातून जो हैं वो कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं, फैमिली आगे बढ़ानी है, और अगर उन्होंने कंसीव करने की कोशिश की और अगर वो नाकाम रहे हैं इस मामलात में, तो फिर यकीनन टेस्ट करना लाजमी होते हैं। अब आया कि ख़ातून के टेस्ट पहले करने चाहिए, मर्द के टेस्ट पहले करने चाहिए, तो बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया कि जो मर्द के टेस्ट पहले कर लेने चाहिए, जिसमें सीमेन यानी मनी का टेस्ट सबसे पहले कर लिया जाए, चूँकि वो आसान तरीन शय है जिससे ये बात क्लियर हो जाएगी कि मर्द के मामलात पहले देखने की ज़रूरत है या ख़ातून के, क्योंकि ख़वातीन के जो टेस्ट हैं वो खासे कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट करने पड़ते हैं। ब्लड टेस्ट हैं, अल्ट्रासाउंड्स हैं, फिर हिस्टोसल्पिंजोग्राम है, फिर उसमें गायनेकोलॉजिस्ट हार्मोन्स के टेस्ट हैं, फिर गायनेकोलॉजिस्ट का मुआयना है। ये सारी चीज़ें जो हैं उनको इस साइकिल से गुजरना पड़ता है। तो उससे बेहतर ये है कि मर्द का टेस्ट पहले कर लिया जाए ताकि ये चीज़ क्लियर हो जाए कि जी अगर मर्द में कोई मामलात हैं तो सबसे पहले उसको ट्रीट किया जाए, बजाय इसके कि खातून के उन तमाम एक बड़े से साइकिल से गुजरा जाए। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, क्योंकि नॉर्मली हमारे यहाँ एक बड़ा मेल ईगो होता है और मर्द अपना टेस्ट नहीं करवाते। तो अब आप इस पर अपना वाकई एक एक्सपर्ट ओपिनियन दें कि मर्द हजरात जो है थोड़ा दिल बड़ा करें और इस चीज़ को समझें। जी बिल्कुल, आपने सही पॉइंट आउट किया। ये एक समाजी नुक्ता है। मर्द हजरात को अपना टेस्ट पहले कराना चाहिए और बहुत ही आसान 1000-2000 में ये टेस्ट हो जाते हैं और उससे आपको तकरीबन ये चीज़ वाज़े हो जाती है कि क्या मज़ीद आपको कुछ करने की ज़रूरत है मर्द के पॉइंट ऑफ व्यू से, या अपनी सारी तवज्जो फिर ख़ातून को गायनेकोलॉजिस्ट की तरफ दिखा के उसकी ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत है। तो मर्द हजरात को सबसे पहले अपने मनी का टेस्ट यानी सेमेन एनालिसिस करा लेना चाहिए, और अगर उसमें कोई ख़राबी आती है तो यूरोलॉजिस्ट को से मिल के उसकी ट्रीटमेंट की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। ये आसान तरीन रास्ता हो सकता है अपना जो ट्रीटमेंट के हवाले से जो आगे काम करने की ज़रूरत है उस हवाले से। बिल्कुल। अच्छा, ये आप देख रहे हैं कि रूटीन आपकी ओपीडी में कितने इनफर्टिलिटी के केस रिपोर्ट हो रहे हैं? हाँ, देखिए ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि बाज़ यूरोलॉजिस्ट मेल इनफर्टिलिटी और एंड्रोलॉजी यानी मर्दाना कमज़ोरी वगैरह के मामलात को बिल्कुल नहीं देखते, तो उनके क्लिनिक में तो आमतौर से ऐसे अफराद कम आते हैं। हाँ, हमारी प्रैक्टिस में चूँकि ये एक रूटीन सा मामला है और हम देखते हैं अपने क्लिनिक्स में, तो आपको तकरीबन हर क्लिनिक में जहाँ हम 15 मरीज़ गुर्दे की पथरी और प्रोस्टेट से मुतालिक मामलात के देखते हैं, उसी दौरान हमें कम से कम 2-3 मरीज़ इस मामलात में ज़रूर आ जाते हैं कि जिनमें मर्दाना जरसों में यानी सीमेन और स्पर्म्स के ख़राबियाँ या रिपोर्ट में ख़राबी नज़र आए, वो आ जाते हैं। तो ये मामलात ऐसे अनहोने नहीं हैं, बहुत कॉमन सी चीज़ है जो अक्सर औकात हम अपने क्लिनिक्स में देखते हैं और ट्रीट करते हैं। सही। और इसमें ट्रीटिंग रेट कितना होता है, मतलब आपका ट्रीटमेंट का सक्सेसफुल रेट कितना होता है? जी, अच्छी बात यह है कि अगर उसको सही तरह से एड्रेस किया जाए तो सिवाय बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशंस के कि जिसमें बिल्कुल ही वो जरासीम जो मर्दाना जरासीम होते हैं जिसको स्पर्म्स कहा जाता है, अगर वो बिल्कुल ही ज़ीरो लेवल पे नहीं है
तो और अगर कुछ जरासीम भी मौजूद हैं तो उसकी सक्सेस यानी सक्सेसफुल प्रेगनेंसी तक पहुंचने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, चूँकि अगर उनका काउंट वैसे बहुत ही कम भी आ जाए तो जो एक अगला स्टेप मौजूद है उसको कहते हैं IVF, या आम लोगों के इस्तिलाह में अगर बात की जाए तो टेस्ट ट्यूब बेबी। तो वो एक ऑप्शन मौजूद है कि अगर आपके जरासीम की तादाद बहुत ही कम है तो आप उस तरफ भी जा सकते हैं, IVF या दूसरे टेस्ट ट्यूब बेबी जी। तो इसमें सक्सेस बहुत बेहतर है, इसमें नाउमीद होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोशिश की जाए और सही नतीजे अगर ट्रीटमेंट किया जाए तो सक्सेस बहुत बेहतर है। बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद अगर हम फीमेल की तरफ जाते हैं तो उनके चूँकि आप ही की बचत है इसमें, एक छोटे से टेस्ट पे करके अगर आप अपना ट्रीटमेंट करवा लेते हैं मेल हजरात, तो फिर फीमेल को बॉदर करने की ज़रूरत भी नहीं होती और अननेसेसरी आपका पैसा भी खर्च नहीं होता ना, आपके दूसरी चीज़ों से गुजरने से वो पैसा ज़ाया हो रहा होता है। तो बजाय इसको मेल इशू बनाने के, मेल ईगो बनाने के, आप अपना जो है ट्रीटमेंट पहले करा लें, ये तो अच्छी बात हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो UTIs हम नॉर्मली सुनते हैं, बहुत जल्दी इससे UTI इन्फेक्शन हो जाता है, फीमेल्स में हमें बहुत सुनाई देता है ज़्यादातर, क्या रीज़न होते हैं इसके? जी, ख़वातीन में UTIs बिल्कुल आपने सही बताया कि बहुत ही कॉमन है, और ख़ास तौर से ये 2 एज ग्रुप में बहुत ज़्यादा कॉमन है ख़वातीन में। एक वो एज ग्रुप जैसे 20-22 साल की उम्र से लेके और 35 साल की उम्र तक, जिसको रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप कहते हैं, और दूसरा जो है वो ओल्ड एज ख़वातीन जिनकी एज 55 से लेके और 65 के दरमियान है। इन ख़वातीन में उसकी क्या वजूहत हैं? दोनों एज में मुख्तलिफ वजूहत हैं। ये जो एज है जो 20-22 साल से लेके 35 साल की उम्र तक की ख़वातीन होती हैं, वो चूँकि जिनसी अमल से उनका फ्रीक्वेंट एनकाउंटर होता है, तो इस दौरान इन्फेक्शन जो है वो पेशाब के रास्ते में पहुंच जाते हैं और वो रिकरेंट यानी बार बार होने वाले यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से गुजरते हैं। तो चूँकि वो इन्फेक्शन की वजूहात रिकरेंट होती हैं जो बार बार ये हो सकते हैं, तो ऐसी सूरत में ये इन्फेक्शन भी हो जाता है, बार बार हो जाता है। उसकी सबसे अच्छा तदारुक ये है कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए और जिनसी अमल से गुजरने के बाद यूरिन यानी पेशाब ज़रूर किया जाए, ताकि वो मसाने के अंदर जो जरासीम पहुंच चुके हैं वो वॉश आउट होके क्लियर हो जाएं। और अगर कभी वो इन्फेक्शन की नौबत इतनी सिवियर हो जाए कि जी तकलीफ़ दे हो गया है, तो फिर उसमें वक्त फ़ौरन से उसके लिए एंटीबायोटिक लेके उस इन्फेक्शन को कंट्रोल कर लिया जाए। जो ओल्ड एज ख़वातीन हैं 55 से 65 के दरमियान की एज की, उनमें चूँकि सफाई सुथराई, एजिंग प्रोसेस, अपने सेल्फ मेंटेनेंस के मामलात काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, तो उसमें भी ये तकलीफ़ें ज़्यादा होने लगती हैं और उसमें वो रिकरेंट इन्फेक्शंस आ जाते हैं। और एक वजह ये भी होती है ना कि वो बार बार पेशाब आने की वजह से पानी कम पी रही होती है। हाँ बिल्कुल, तो वही बात मैं अभी उसी नुक्ते पे आ रहा था कि अगर पानी का इस्तेमाल पूरा किया जाए और वक्त पे पेशाब खारिज कर लिया जाए, तो उससे वो इन्फेक्शन रिकरेंट इन्फेक्शन नहीं होगा। एक और चीज़ जो ख़वातीन काम करती हैं, जॉब्स करती हैं स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेज़ वगैरह में, या तो वो स्टूडेंट हैं, पढ़ाती हैं, पढ़ने जाती हैं या जॉब्स करती हैं, चूँकि हमारे यहाँ ऑफिसेज़ वगैरह में और इन सारी प्रोफेशनल जगहों पे वॉशरूम्स का इंतज़ाम बहुत अच्छा नहीं होता, और वो मायूब समझती हैं कि जी दिन में 2-3 दफ़ा वॉशरूम जाएं तो वो काफ़ी देर तक पेशाब होल्ड करके रखती हैं, और ये साल उनकी ये प्रैक्टिस इसी तरह चलती रहती है। नतीजा ये निकलता है कि अगर ये कई सालों तक उन्होंने यही अपनी आदत बना ली होती है, तो वो तो आदी हो जाती हैं कि जी चंद महीनों चंद हफ्तों की इस आदत के बाद उनको ये एहसास भी नहीं होता कि जी उनका पेशाब मसाने में जमा हो रहा है और उनको वक्त पे यूरिन पास कर लेना चाहिए। लेकिन
उनका मसाना जो है वो डैमेज होता चला जाता है और फिर एक वक्त आता है जब उनके मसाने में पेशाब जमा रहना वो एक नौयत बन जाती है और फिर वो मसाना पूरी तरह खाली नहीं हो सकता। और ये तकलीफ अमल इसलिए होता है कि वो फिर जो बचा हुआ पेशाब होता है मसाने में वो बार बार इन्फेक्शन का सबब बनता है। तो इस आदत को ज़रूर ख़त्म किया जाए और वक्त पे वॉशरूम जाके मसाना खाली करने को रोका ना जाए। जब भी एहसास हो यूरिन का जाके यूरिन पास कर लिया जाए ताकि ये मसाने की सेहत को ख़राब ना करे। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है और ये एक बहुत बड़ा मसला है हमारे मुल्क का कि हम अब तो माशाल्लाह इतने मॉल्स बन गए हैं कि हमें थोड़ा रिलैक्स होता जा रहा है, लेकिन फिर भी रूटीन लाइफ में अगर हम देखें रोड पर अगर हम हैं और मॉल्स तो अब एक लिमिटेड एरियाज़ में होते हैं या रिमोट एरियाज़ की तरफ हम जाते हैं तो हमें ये मसाइल से बहुत गुजरना पड़ता है। और स्पेशली ओल्ड एज की वो ख़वातीन जो है उनको कमोड का इस्तेमाल चाहिए होता है, तो वो बाज़ जगह इस वजह से भी हैंडीकैप हो जाती हैं कि जी वो अवेलेबल नहीं है। अक्सर आप देखें लॉन्ग ट्रैवल्स होते हैं तो बीच में जो स्टेशंस होते हैं उन पर कमोड की फैसिलिटी अब तो खैर काफ़ी होने लगी है, लेकिन फिर भी कई जगहों पे बड़ी इसका फुकदान है, तो ये चीज़ भी बहुत बेटर कर रही होती है। और इसी वजह से ट्रैवलिंग में और जो है दिन भर हम पानी का कम इस्तेमाल करते हैं जो हमारी आदत बनती चली जाती है और फिर वो UTI और दूसरे किडनी के मसाइल की तरफ हमें ले जाता है। साथ ही साथ हम बताते चलें कि कल जो है ईद का मौका है, ईद उल अज़हा का दिन होगा और आप सबके घरों में अच्छे अच्छे पकवान पकेंगे, गोश्त होंगे, कहीं गाय का गोश्त होगा, कहीं बैल का गोश्त होगा, कहीं ऊँट का गोश्त होगा और कहीं बकरों का गोश्त होंगे, लेकिन सारे के सारे ये हैं रेड मीट। तो ज़रा इत्तेदाल से खाइए, अपनी सेहत का ख्याल रख के खाइए और पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें क्योंकि आजकल वैसे ही गर्मी बहुत ज़्यादा है। जून के आखिरी दिन हैं, ये गर्मी के ये दिन हैं, प्लस मौसमों में फल भी बहुत अच्छे इन मौसमों में फल भी बहुत अच्छे होते हैं, सारे पानी वाले फल अवेलेबल हैं, तो फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें बजाय इसके कि आप मिठाई और दूसरी चीज़ें खाएं गोश्त के साथ और सोने पे सुहागा करें। फल का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा करें, शेक्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, लेकिन एहतियात के साथ करें ताकि आपकी सेहत बरकरार रहे। गोश्त उतना खाएं जितना आपकी ज़रूरत है क्योंकि आप और हम सारा साल गोश्त खाते हैं। वहाँ बांटें, वहाँ भेजें जो इसके मुस्तहिक हैं। वैसे भी ये ईद लोगों में बांटने के लिए मनाई जा रही है, गोश्त बांटने के लिए मनाया जाता है, बांटने के लिए काटा जाता है, ना कि अपने फ्रिज भरने के लिए। और ये भी बताती चलूँ कि 15 दिन से ज़्यादा अगर आप अपने फ्रिज में गोश्त रखते हैं तो फिर वो जहर बन जाता है। तो कोशिश करें थोड़ा सा अपने लिए रखें, बाकी सारा बांट दें। मज़ा भी इसी में है और आपको सुकून भी बहुत मिलेगा। एक और भी ऐलान करती चलूँ, बल्कि मैं कल से मेरे मोबाइल पे अलर्ट्स आ रहे हैं बार बार, कभी PTA की तरफ से आ रहा है तो कभी GOP की तरफ से आ रहा है कि जो स्लॉटर किए जाएंगे, बकरे काटे जाएंगे, जो जानवर की कुर्बानी होगी उसके बाद उनकी आलाइश प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ करें। बाज़ लोग हमारे इतने अच्छे होते हैं, इतने एक्टिव होते हैं कि वो ईद के साथ ईद के कसाई बन जाते हैं, खुद ही अपना जानवर ज़िबा करते हैं और फिर आलाइशें जो हैं बीच रोड पे फेंक देते हैं। नो डाउट हमारे गवर्नमेंट का इंतज़ाम बहुत अच्छा है, गाड़ियाँ घूम रही होंगी, आलाइशें उठाई जा रही होंगी, लेकिन ये याद रहे कि इन चीज़ों को अगर जानवर या परिंदे स्पेशली उठाकर फ़ज़ा में जाते हैं तो ये हमारे जो एयरक्राफ्ट चल रहे होते हैं इनके लिए बड़ा नुकसान होता है। तो खुदारा जो जितना भी ये डिस्पोजेबल है इसको अपनी तरीके से ठिकाने लगाएं। वैसे भी आज मिडनाइट बारिश हुई है और बारिशों का सिलसिला अब शुरू होने वाला है। मानसून का स्पेल आ चुका है हमारे पास। तो जब बारिश होती है तो आपको पता है कि क्या होता है, बहुत सारी बारिश होती है तो बहुत सारा पानी आ जाता है, और जब बहुत सारा पानी आ जाता है तो फिर वो जमा भी होता है। और आजकल तो बहुत जगहों पे तामीर का काम भी चल रहा है, बहुत सारे इलाके खुदे पड़े हैं जिनमें बड़े बड़े जो हैं वो डेप्थ में जो है उन्होंने खड्डे किए हुए हैं। तो खुदारा इन सब चीज़ों से बचने के लिए अपने जानवर को भी साफ़ सुथरा रखें, उनकी आलाइश को भी प्रॉपर जगह पर ठिकाने लगाएं। अगर नहीं आ रहे लोग आपके यहाँ कलेक्ट करने तो संभाल के उसे बड़े बड़े शॉपर्स में पैक करके रखें, और जो नंबर्स दिए हुए हैं आपके इमरजेंसी के, उन नंबर पर कॉल करके बुलवा लें, बजाय इसके कि आप बीच रोड पे फेंक के दूसरों के लिए परेशानी का बायस बने। सुनते रहें सिंध पुलिस FM 88.6, आपके सफ़र में आपका हम सफ़र। सेहत की यहाँ बात है और सेहत के इस प्रोग्राम में हम होते हैं आपके साथ। यहाँ मैं लेती हूँ आपदा परवीन का एक ज़बरदस्त सा कलाम और उसके बाद मैं वापस आती हूँ। मैं हेल्थार, मैं हूँ डॉक्टर सायरा जी। वेलकम बैक प्रोग्राम में हेल्थार, मैं हूँ डॉक्टर सायरा, मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर शोएब मिठानी। मैंने आपसे ब्रेक पे जाने से पहले कहा था मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आया है जो कि आजकल के बच्चों के हवाले से है, यूथ के हवाले से, यंग जनरेशन के हवाले से। डॉक्टर साहब, हमारे पास सवाल आया है रेक्टाइल डिसफंक्शन का, या
दूसरे इश्यूज जो जिसमें कॉल आ रही है। पहले हम कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन सा आप बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। ठीक जी, ये एक बड़ा इशू आता है यंग जनरेशन के बच्चों का, या स्पेशली जो न्यूली मैरिड कपल होते हैं उनमें ये शिकायत बहुत आती है। जी देखें, ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन या जिसको मर्दाना कमज़ोरी कहा जाए, ये एक सेंसिटिव टॉपिक है और इस पे बड़ा संभल के बात करनी पड़ती है हमारे माशरे में। देखें, इसकी 2-3 नौइयत हैं जो यहाँ पे बताना लाजमी है। एक तो वो नौइयत जो कि बड़ी जेन्युइन है, वो मर्द हजरात जिनकी एज तकरीबन 55 पे पहुंची है, और वो हजरात हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि जी मर्दाना कमज़ोरी है और उसके लिए हमें जेन्युइन उनकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और वो ट्रीटमेंट बहुत आसान है और बहुत आसानी से अवेलेबल भी है और उसकी ट्रीटमेंट हो जाती है। वो तो ट्रीटमेंट अपनी जगह। जो एक और नौइयत जो पिछले तकरीबन 5-10 सालों में जो बढ़ती चली जा रही है, और वो किन लोगों में होती है कि जिन हजरात की एज, यंगस्टर्स, इवन जो अनमैरिड यंग बॉयज़ हैं जो एज 20 से लेके 25-30 तक की एज के हजरात हैं, वो हमारे पास आते हैं कि जी मर्दाना कमज़ोरी महसूस हो रही है। एक तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो एक्सपेक्टेशंस हैं। मैं इन लोगों को बराह रास्त एड्रेस करके ये बताना चाहूँगा कि जी जिस तरह से आप एक इंग्लिश मूवी देखते हैं जिसमें टॉम क्रूज़ जो है वो 28वीं मंजिल से छलांग लगाता है, नीचे आके 2 पैरों पे खड़ा हो जाता है, अपने कपड़े झाड़ता है, गाड़ी स्टार्ट करता है और बैठ के गाड़ी में चला जाता है। ये चीज़ें सिर्फ फिल्मों में होती हैं। ये फिल्में ये कैमरा इफेक्ट से बनाई जाती हैं। ये रियलिटी ऑफ लाइफ नहीं होता। बड़ी अफसोस की बात है कि चूंकि अब जिनसी मवाद बहुत आसानी से मोबाइल फ़ोन पे हर शख्स के एक्सेस में मौजूद है। जो चीज़ें पहले आसानी से अवेलेबल नहीं थी वो बहुत आसानी से अवेलेबल है, और इसी तरह की वीडियोज़ बहुत आसानी से हर शख्स के हाथ में मौजूद हैं। और वो उन वीडियोस को देख के एक्सपेक्ट ये करता है कि जी उसकी जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस होगी वो भी उसी तरह से होनी चाहिए जिस तरह से इन वीडियोस में दिखाई जाती हैं। जैसे मैंने टॉम क्रूज़ की मूवी की एग्जांपल दी, बिल्कुल वही एग्जांपल आप अपने उन वीडियोस पे रखें। जो आपको दिखाया जाता है वीडियोस में वो रियलिटी नहीं होता। अपने आप को उस तरह का मैच ना मांगे जिस तरह का उसमें दिखाया जाता है। जहाँ पे जिनसी मामलात उस नौइयत के बताए जाते हैं कि जी उस तरह की पॉसिबिलिटीज़ दुनिया में मर्दों के लिए मुमकिन ही नहीं होती। उस चीज़ को अपने लिए टारगेट ना रखें, आपकी सारे मसाइल वहीं से शुरू हो जाते हैं। तो यंगस्टर्स को मेरी एडवाइस होगी कि एक तो अपने आप को इन मवाद से दूर रखें, दूसरा ये कि अपने आप को उस तरह की एक्सपेक्टेशंस पे ना लेके जाएं। अब तीसरी एक नौइयत एक और आ गई है, वो ये कि हमारे यहाँ और सारी दुनिया में ये मामलात बढ़ते चले जा रहे हैं कि जी हमने अपने बिस्तर को नींद और इज़्दिवाजी मामलात से हट के अपने बिस्तर को हमने न्यूज़ रूम भी बना लिया, हमने अपने बिस्तर को दोस्तों की कचहरी भी बना लिया, हमने अपने बिस्तर को कैलकुलेटर भी बना लिया और कंप्यूटर भी बना लिया और सिनेमा हॉल भी बना लिया। यानी हमने वीडियोस देखनी है वो बिस्तर पे बैठ के देखनी है, हमने ख़बरें सुननी है वो बिस्तर पे बैठ के देखनी है, हमने दिन भर का हिसाब किताब जो करना है वो बैठ के कैलकुलेटर पे वो बिस्तर पे आके करना है। अगर आपका बिस्तर ये सब कुछ एक्टिविटीज़ के लिए है तो फिर 2 चीज़ें कम हो जाती हैं उसमें। वो ये कि आपके आराम की जगह कम हो जाती है, वो बिस्तर आराम की जगह नहीं रहता और इज़्दिवाजी मामलात की जगह नहीं रहता। तो अपने आप को अगर आप इन चीज़ों में बिस्तर पे आने के बाद अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं छोड़ते, अगर अपने आप से कमिटेड नहीं होते और आपका शरीक हयात भी अगर वो अपने मोबाइल पे लगा हुआ है, तो ये समझ लें कि आपके और आपके शरीक हयात के दरमियान एक दीवार खिंची हुई है। जो दीवार नज़र तो नहीं आती, एक इनविजिबल वॉल है जो मर्द और औरत के दरमियान खिंची हुई है। वो अपनी दुनिया में अपने दोस्तों के साथ बिस्तर पे जी रहा है और खातून खाना जो है वो अपने दोस्तों के साथ
साथ और अपने इंटरेस्ट के साथ वो अपनी दुनिया जी रही हैं, बिस्तर पे लेटे हुए दोनों साथ हैं, लेकिन दरमियान में एक इनविजिबल वॉल खड़ी हुई है और वो एक दूसरे से दूर कर देती है। तो बराए मेहरबानी बिस्तर पे आने के बाद आप अपने मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, और अगर करते हैं तो अशद ज़रूरी चीज़ों के लिए करें। डॉक्टर हजरात हैं या इस तरह इमरजेंसी में काम करने वाले जो हजरात हैं जिनको बहुत ज़्यादा असल ज़रूरत होती है, वो भी इतना दूर रखें अपना मोबाइल के जी उनको उठ के जाना पड़े उस मोबाइल को उठाने के लिए। अगर आप बिस्तर पे मोबाइल साथ लेके सोने के आदी हैं तो आप यकीन करें कि किसी न किसी वक्त आपको ये जिनसी मामलात के मसाइल को फेस करना पड़ेगा। ये जिनसी कमज़ोरी नहीं होती, इसको कहते हैं लॉस ऑफ लिबिडो, यानी आपका विलिंगनेस, आपकी चाहत सेक्सुअल एक्टिविटी की तरफ, इज़्दिवाजी मामलात की तरफ आपकी चाहत ही कम हो जाती है, क्योंकि आपके जहन में कोई ना कोई वीडियो, कोई ना कोई दोस्तों का मैसेज, कोई ना कोई व्हाट्सएप उस वक्त भी सर्कुलेट कर रहा होता है जिस वक्त आपकी तवज्जो अपने शरीक हयात की तरफ होनी चाहिए। ये आजकल के वक्त का एक एपिडेमिक है, एक वबा है जो बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि इसमें कमी के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। तो अब जो हजरात ये समझते हैं कि जी उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, उसको मर्दाना कमज़ोरी है, बखुदा चंद मिनटों के लिए बैठ के इस नुक्ते की तरफ तवज्जो दे दें ताकि आपको इस बात का इदराक हो सके कि जी आपका मर्ज़ है क्या ये आपके अपने आदात की वजह से तो आपके ऊपर इम्पोज हुआ वो मर्ज नहीं है जिसका आप बड़े आसानी से तदारुक कर सकते हैं। बिल्कुल, ये डॉक्टर साहब आपने तो मुझे ऐसा कर दिया जैसे आज का मैसेज दे दिया। ये आज की यंग जनरेशन के लिए बहुत ज़बरदस्त मैसेज है। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, इरफान बात कर रहा हूँ। जी इरफान साहब, कैसे हैं आप? जी ठीक बात, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब से मेरे एक सवाल है। जी बिल्कुल पूछिए। जी अभी जानवर के बारे में सवाल मैं कर रहा हूँ। इसके बारे में सवाल का जवाब दे देगा डॉक्टर साहब? नहीं, लेकिन आप सवाल पूछ लें, शायद मैं दे दूं। जी मैं बोल रहा हूँ, हम लोग जब जानवर को पा कर लेगा, मतलब ये जबा करने, हाँ, उसको देखना चाहिए वो बीमार हो उसको बीमारी का मसला हो गया, और हम लोग जबा करे बंदा वो का घर में सब बीमार हो गया, मर्द हो गया, ऐसे लेडीज लोग हो गया, ऐसे बच्चे लोग हो गया, वो जानवर को जबा कर लिया, उसको बीमारी का कोई बीमारी हुआ था, उसको हमने उठा लिया, हम लोग बीमारी के बारे में कोई बात करना। अच्छा ठीक है जी, बिल्कुल बताते हैं आपको। जी इसलिए लोग बहुत करना बहुत। बिल्कुल सुनते रहिए सिंध पुलिस FM 88.6, आपके सफ़र में आपका हम सफ़र। जी बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। ज़रा सा इस चीज़ पर ध्यान दिया करें कि जो डॉक्टर साहब होते हैं, हमारे बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं और इतनी दूर से आपके लिए आते हैं, तो कंसर्न बीमारी के हवाले से सवाल है, लेकिन हाँ आपके सवाल में से उससे रिलेटेड मैंने सवाल निकाल लिए कि अगर बीमार जानवर का गोश्त खा लिया है तो उसमें मसाइल आते हैं, और बात वहीं आ जाती है कि गोश्त अगर हद से ज़्यादा खाया जाए, जैसे डॉक्टर साहब ने शुरू में बताया था हमें, तो एनिमल प्रोटीन जो होता है वो आप बहुत जहाँ पेट में नुकसानदेह करता है वहाँ आपके मुस्तकिल इसके इस्तेमाल से आपकी किडनीज भी मुतासर होती हैं, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। सो एहतियात कीजिए, जो भी खाएं सेहतमंद खाएं। अगर जानवर बीमार है तो उसको डॉक्टर के पास ले जाएं काटने से पहले। और शरई मसला है ये, ज़रा इस पर तो हम कम बात करेंगे, बल्कि बिल्कुल बात नहीं करेंगे। कोशिश करें किसी शरई हवाले से जो आपको बता सके, गाइड कर सकते हैं, उनसे बात करें। जी एक और कॉल है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। ओके, कट ऑन हो गई। जी डॉक्टर साहब, तो आपने तो आज का मैसेज हमें दे दिया, और इस मैसेज में जो है वो सबसे अहम मैसेज इन नौजवान नस्ल के लिए है जिन्होंने जो है अपनी प्रैक्टिसेस इतनी अजीब व गरीब कर ली हैं, जिसकी वजह से ये बहुत अर्ली एज में हमें चीज़ें मिलने लगी हैं। 13, 14 साल के बच्चे परेशान हैं। इसमें और भी बहुत सारे, जैसे लॉस ऑफ लिबिडो, जो डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर साहब बेड वेटिंग की हमें बहुत ज़्यादा कंप्लेन मिलती है, पेरेंट्स की कंप्लेन आती है, इनवॉलंटरी डिस्चार्ज होना, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, ये वो मसाइल हैं जिन पे पहले बात नहीं होती थी। थैंक्स टू मीडिया कि हम आज इस पर इतना खुल के बात कर सकते हैं और अपने आवाम को, हमारी जनरेशन को अपडेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि ये किसी न किसी तरह से कोताहियाँ हैं हमारी, जिस पर हमें काबू पाना है और अपनी सेहत का ख्याल रखना है। प्रोग्राम में यहाँ सिर्फ मेरे पास है 5 मिनट। डॉक्टर साहब आपका मैसेज वो तो रिकॉर्ड हो गया, इन जनरल पब्लिक के लिए एज ए यूरोलॉजिस्ट आप कोई मैसेज देना चाहें तो?
जी देखें, एज यूरोलॉजिस्ट हो या एज एनी अदर स्पेशलिटी डॉक्टर की बात हो, तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप अपने खाने पीने की, और ईद के हवाले से भी ये मैसेज अहमियत रखता है कि जी देखें, सब कुछ खाएं, सब कुछ पिएं सिवाय हराम के। तो और उसमें कोई मुज़ायका नहीं है, लेकिन एतदाल के साथ क्वांटिटी पे आप कंट्रोल रखें, उससे बहुत सारे फ़वाइद होंगे। आप शुगर, ब्लड प्रेशर, आप मोटापा, इन सारी चीज़ों से बचत हो जाएगी। आप अगर सिर्फ क्वांटिटी पे अगर कंट्रोल रख लेते हैं, ज़रूर खाएं, लेकिन क्वांटिटी इतनी रखें कि जी जिसको आपका पेट हज़म कर सके और आपका वज़न ना बढ़े। अगर आपने वज़न को जहन में रखते हुए अगर आपने अपनी खुराक की क्वांटिटी को कंट्रोल कर लिया, तो आप यकीन करें कि आप बहुत सारी बीमारियों को होने से पहले कंट्रोल कर लेंगे, और ये सारी ज़िंदगी के लिए आपको इसका बेनिफिट मिलता रहेगा। बहुत सारी बीमारियाँ एज ए मुसलमान हमारे ईमान है कि जी बीमारियाँ अल्लाह ताला की तरफ से हैं, और हमें जब आजमाइश में डाला जाता है तो वो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं और उसका ट्रीटमेंट भी करना पड़ता है। लेकिन इन बीमारियों की अक्सर वजूहत ऐसी भी होती हैं कि जो हमारे अपने अमल की वजह से होती हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा गोश्त, बहुत ज़्यादा मुरक्कन ग़िज़ाएँ खाने के आदी हैं तो वज़न बढ़ना, और मसालेदार, तो वज़न का बढ़ना, मैदे का अल्सर का होना, बदहज़मी होना, कैंसर जैसे मामलात का आना, ये बहुत ही आम सी चीज़ है। ये बहुत सी, इसमें कोई अरबी फ़ारसी नहीं है, बहुत ही अनहोनी सी चीज़ नहीं है। तो अपनी खुराक की क्वांटिटी को कंट्रोल करें तो आपकी सेहत इंशाल्लाह कायम रहेगी। आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ अपने इख्तिताम को पहुँचा। आज है 9 ज़िलहज। 9 ज़िलहज के हवाले से बहुत सारी फजीलतें हैं। अपने इबादत का एहतमाम कीजिए, कल की तैयारी कीजिए। ईद उल अज़हा है इंशाअल्लाह ताला। कल और मैं और आप हम सब मिलकर अल्लाह ताला के हुजूर कुर्बानी करेंगे जानवरों की अपने, और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया इत्तेदाल से खाएंगे, अपना और अपनी सेहत का, अपने घर वालों की सेहत का ख्याल रखेंगे, और इस दुआ के साथ कि इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो अगले साल फिर बहुत अच्छी सी ईद मनाएंगे। थोड़ा सा मौका मिले तो थोड़ा अपनी इबादत के साथ साथ खुतबा हज्जतुल विदा पे नज़र सानी ज़रूर कीजिएगा। ये वो खुतबा है जो रहती दुनिया तक हमारे लिए रोशन मिसाल है, एक हमारे लिए गाइडलाइन है। तो इसमें सब कुछ मौजूद है। आप भी अपनी इस्लाह कीजिए, मैं भी अपनी इस्लाह करूं। ज़रूरत है हमें अपनी इस्लाह करने की। जो आलाइशें हैं उनको प्रॉपर तरीके से ठिकाने लगाइए। अपने जानवरों के गोश्त को ज़रूर बांटें, दूर दराज बांटें, उन लोगों में बांटें जिनको गोश्त मैसर नहीं होता, उन लोगों को मत बांटें जो साल के 12 महीने गोश्त खाते हैं। और अपने लिए भी बहुत लिमिटेड क्वान्टिटी को जो है ना स्टोर कीजिएगा, पूरा फ्रिज मत भरिएगा। ये कुर्बानी दूसरों के लिए की जाती है। कुर्बानी के जज्बे को बेदार कीजिए। आज इरफा का दिन है। अपनी दुआओं में मुझे, मेरी टीम को और FM 88.6 को याद रखिए। हम कोशिश करते हैं कि आपको अच्छी से अच्छी बातें आपकी सेहत के हवाले से हों या किसी भी हवाले से हों, अपने प्रोग्राम्स में पहुंचाते रहें, डिलीवर करते रहें, ताकि आप उनसे रहनुमाई हासिल करें। डॉक्टर साहब, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी और मेरी टीम की जानिब से। आप हमारे प्रोग्राम में आए और इतनी ज़बरदस्त मालूमात हमें दी। 1 मिनट के बाद न्यूज़ ब्रेक का टाइम होगा। इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। कॉल आ रही है लेकिन लूँगी नहीं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।